बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा हो गया। कोविड जिस तरह से हम देख रहे थे उसकी जो वेव थी वो लाइट हो रही थी, और इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि उसके लाइट होते ही डेंगू जो है वो अब सर उठाने लग गया, और डेथ जो रेट है वो भी रिपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल, अब मतलब कि अमवात भी हो रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। सबसे पहले तो अब फुल स्लीव्स पहनना शुरू कर दें। बच्चों को हम ख़ास तौर पे जब बाहर भेजते हैं तो वो हम कोशिश करें कि उनको ट्राउज़र्स पूरे पहनाए जाएँ, फुल स्लीव्स हों, और हम एहतियात भी कर रहे हों। दरवाज़ों को, खिड़कियों को कोशिश करें मगरिब के बंद करें, हाँ, उस वक्त जो है। और फिर जो पानी वाली चीज़ें हैं, मतलब अब तो कूलर शायद लोगों ने उतार लिए होंगे, लेकिन बाकी जो आप साफ़ पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको खुला छोड़ देते हैं, तो उसको खुला बिल्कुल मत छोड़े, बहुत एहतियात कर। साथ टाइफाइड जो है वो हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि लोगों को टाइफाइड हो रहा है। तो अगर आपको कोई बुखार की अलामात हैं और बुखार नहीं उतर रहा, तो फौरी से कोशिश कीजिए कि टाइफाइड का और डेंगू का टेस्ट लाजमी करवा लें, ताकि पता लग सके कि डेंगू है। क्योंकि हम एक टेस्ट करवाते हैं, दूसरा टेस्ट नहीं करवाते हैं, वो एक नेगेटिव होता है, तो हमें पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यह है कि इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर से रुजू करें, ताकि डॉक्टर जो है वो रिकमेंड कर सके आपको, आपके सिम्टम्स देखते हुए कि कौन कौन से सिम्टम्स आपको इस टाइम फील हो रहे हैं, तो वो फिर वो टेस्ट जो है वो रिकमेंड करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे वॉशरूम्स की जो बाल्टियाँ होती हैं, डेंगू से हमें बचाव के लिए करना होगा कि उन बाल्टियों को जो है साफ़ पानी में भर के रखा होता है उसको ना रखें, ना स्टोर करें। और ख़ास तौर पर जो टैंकियाँ होती हैं जो पूरे घर को जिससे पानी सप्लाई हो रहा है, उन टैंकियों को भी कवर करके रखें, क्योंकि बहुत सारी जो टैंकियाँ होती हैं उनको कवर ही नहीं किया होता है। मतलब वैसे ही वो कोई हो जाता है, कोशिश करें पानी ना खड़ा होने दें। इस तरह की चीज़ें गमलों के अंदर लाजमी तौर पर देखें, क्यारियों में, घरों में जो हैं उस हवाले से लाजमी देखें। तो ये एहतियात अब करें। अब इतनी चीज़ें जो हैं बढ़ गई हैं, अब टाइफाइड भी है, उधर से डेंगू भी है, और कोरोना तो है ही है, तो हमें एहतियात भी ज़्यादा करनी है, और इसमें पैनिक नहीं करना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको फॉलो करना है, और अल्लाह हम सबको जो है हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपनी कोशिश लाजमी तौर पर करें, बाकी अल्लाह ताला से दुआ लाजमी कीजिए कि अल्लाह हम सबको महफूज रखे। हम सबसे पहले उसी पेंडोरा बॉक्स की बात करेंगे कि जिसका जिक्र हो रहा है पेंडोरा पेपर्स में। 700 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनी सामने आई हैं जी। बिल्कुल, और पैनामा पेपर्स के बाद हम देख रहे हैं कि नई मालियाती स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स की होशरुबा तफसीलात भी जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक 700 से ज़ायद पाकिस्तानी बेनकाब हुए, जिनमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, मोनस इलाही, अलीम खान और फैसल वावडा काबिल ज़िक्र हैं। अच्छा, दीगर लोगों की बात कर ली जाए तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ शजीन मेमन साहब हैं, खसरू बख्तियार हैं, के भाई उमर बख्तियार, उनका नाम भी शामिल है स्कैंडल में। अब राज ग्रुप के CEO आरिफ नकवी और एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शुएब शेख समेत मुतअद्दिद बैंक से ताल्लुक़ रखने वाले बैंकार जो हैं, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, उनके नाम भी शामिल हैं। इसी साल वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में तहलका मचाने वाले पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हुए ऐलान किया है कि हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में आने वाले तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात करके उनके खिलाफ एक्शन भी लेगी। अच्छा, वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात का हम खैर मकदम कर रहे हैं। अशराफिया ने टैक्स चोरी, करप्शन से नाजायज़ दौलत बनाई, अशराफिया ने नाजायज़ धन को मालियाती महफूज पनागाहों में मुंतकिल किया, और इसके ऊपर जो है तहकीकात भी हुकूमत की जानिब से की जाएंगी। ये सारा मामला है। अब शोर बहुत ज़्यादा है कि ऑफशोर कंपनी सामने आ गई हैं, लेकिन पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या ऑफशोर कंपनी होना कोई कानूनी तौर पर जुर्म है या नहीं है? लेकिन कौन सी ऑफशोर कंपनी है जिसका होना जुर्म है? इस तरह की बात क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ऑफशोर कंपनी जिस शख्स की निकल आई है हम उसको वैसे ही कह देंगे कि उसने करप्शन किया या मनी लॉन्ड्रिंग किया? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साबिक प्रोसिक्यूटर नायब साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब। राजा आमिर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ऑफशोर कंपनी होना कानूनन जुर्म है, या ये बिल्कुल लीगल है कि आपकी ऑफशोर कंपनी हो सकती है, या ये कोई अखलाकी तौर पर अच्छी बात नहीं है? देखिए, इसमें ये है कि ऑफशोर कंपनी खुद होना कोई डायरेक्ट जुर्म नहीं है। ऑफशोर कंपनीज बनाने के लिए 2 या 3 चीजें होती हैं कि लोग ऑफशोर कंपनीज क्यों बनाती हैं। एक तो हमारा कारोबारी तबका होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं।
क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो पैसा होता है पाकिस्तान में उसको किसी तरीके से बाहर वो ले जाते हैं और टैक्स एवेजन के लिए, टैक्स बचाने के लिए वो ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं कि जी इस पैसे को छुपा लें। तो वो जो मसला है वो एफबीआर और उन बड़े बड़े जो सरमायाकार होते हैं उनके दरमियान होता है। फिर ऑफशोर कंपनीज बनाने का जो दूसरा वजह होती है वो जो हमारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिसमें हमारे सरकारी मुलाजिम होते हैं, हमारे जजेस होते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि वो जो पैसा होता है उसे बैरून मुल्क लेके जाते हैं, फिर उससे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टीज की जो ओनरशिप होती है, जो मलकियत होती है, उसे छुपाने के लिए कि किसी को पता ना चले कि ये ABC की प्रॉपर्टी है, वो ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो ये लोग होते हैं या ये जो तबका होता है, इनको हमारे मुल्क के जो कवानीन रेगुलेट करते हैं वो ये हैं कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो आपने डिक्लेरेशन देनी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब आप इलेक्शन लड़ते हैं। तो उस डिक्लेरेशन में अगर आपने उस प्रॉपर्टी की या उस ऑफशोर कंपनी की या उस ऑफशोर कंपनीज ने कोई अकाउंट्स खोले हैं या कोई फ्लैट लिए हैं, वो जाहिर नहीं किए, तो ये एक जुर्म है। इसी तरीके से अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं तो आपने अपने टैक्स के गोशवारों में अगर जिक्र नहीं किया तो ये जुर्म होगा। तो ये दो वजूह। सर, अब ये तो वजूहात आपने बता दी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके खिलाफ तहकीकात की, तो जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात होंगे जिनके नाम इन लीक्स में आए हैं, लेकिन इस हवाले से हुकूमत को मैकेनिज्म क्या बनाना होगा? क्योंकि अगर हम पैनामा लीक्स की बात कर लें तो मखसूस लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई हुई थी। देखिए, मैकेनिज्म इसके खिलाफ ना तो मीडिया है, ना हुकूमत अगर PID में बैठ के प्रेस या प्रेसेस दे रही है, वो इसका मैकेनिज्म नहीं है। इसका मैकेनिज्म जो है वो आपका नैब का इदारा है, इसका मैकेनिज्म FBR है, FIA है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत को चाहिए कि वो FIA को नैब को और FBR को अगर स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है, तो ये वो अदारे हैं कि जो खुद से उनके पास कवानीन भी मौजूद है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी लॉज मौजूद हैं हमारे मुल्क में कि भाई अगर ये आप सब कुछ सही था, अगर आप ये पैसा बैरून मुल्क लेके गए हैं तो किस रास्ते से, किस चैनल से लेके गए, तो ये मैकेनिज्म तो मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पहले पैनामा लीक्स आई थी 2016 में, उसमें सिवाय मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के हमें नजर नहीं आया कि किसी का इन्होंने उस मैकेनिज्म के तहत एहतसाब किया हो। लेकिन उसकी वजह ये थी कि उस वक्त के जो नैब के चेयरमैन थे कमर जमान चौधरी साहब, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि किसी का एहतसाब किया जाएगा। और अभी जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो भी 3 या 4 रोज के बाद रिटायर हो रहे हैं। तो अगर हुकूमत किसी को प्रॉपरली चेयरमैन नैब लगाती है, कोई नए लोग आते हैं, इन अदारों को मजबूत करती है, फिर तो मैकेनिज्म नजर आएगा। अदरवाइज कुछ दिन ये बातें मीडिया पे आप और हम करेंगे और उसके बाद शायद खामोशी आ जाए। बिल्कुल ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से एक और मामला है कि हम एक ही नज़र से सबको देख रहे होते हैं, उसको क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने जैसी ऑफशोर कंपनीज के नाम सामने आए, सबको ही गिल्टी जो है अवाम ने भी अपने जहन में दे दिया और कुछ रिपोर्टिंग भी शायद ऐसे हुई कि लगा कि शायद सब लोग ही करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। अब एक कंपनी बनी ऑफशोर कंपनी, उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, कोई काम ही नहीं हुआ। शौकत तरीन साहब का जैसे मामला है कि स्टेट बैंक के कहने पर बनाई गई, ये मामला किस तरह मुख्तलिफ होगा उस शख्स से कि जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की या करप्शन का पैसा बनाया या फिर उसको डिक्लेयर नहीं किया? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने 2-4 चीजों को चेक करना है। आपने चेक करना है कि अगर इसने ऑफशोर कंपनी बनाई और उसमें ट्रांजैक्शन हुई या कोई पैसा गया, तो क्या इसने डिक्लेयर की? अब शौकत तरीन साहब तो इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है इस अंदाज में कि वो ना पार्लियामेंट के मेंबर हैं,
उन्हें ऑल्दो कहा जा रहा है कि सेनेटर बनाया जाएगा, वज़ीर खजाना तो उन्होंने सिर्फ ये बताना था कि क्या उनके अकाउंट में करोड़ों या अरबों रुपए के पैसे यहाँ से शिफ्ट हुए, या ये चीज उनके टैक्स के गोशवारों में उन्होंने दिखाया कि जनाब उनकी एक ऑफशोर कंपनी है, जिस ऑफशोर कंपनी की इतनी जो होती हैं उसमें उसने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। अगर नहीं है और उसकी ट्रांजैक्शन जीरो है, फिर मैं नहीं समझता कि इनको उस पैराए में लाया जा सकता है जिस पैराए में वो ऑफशोर कंपनी थी, जैसे मियां नवाज शरीफ की थी कि जी लंदन के अपार्टमेंट खरीदे हुए हैं, जैसे दीगर लोगों की थी कि उन्होंने ये बाइंग और परचेजिंग की हुई है। तो इसमें हुकूमत को एक ऐसा कमीशन बनाना पड़ेगा कि वो केस टू केस देख के और ये बताए कि जनाब ये लोग तो मनी लॉन्ड्रिंग में या मिसडिक्लेरेशन में मुलव्विस हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज तो बनाई लेकिन उससे कोई उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो इट्स वेरी क्लियर कि सिर्फ ऑफशोर कंपनी होना बजाते खुद जुर्म नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बजाते खुद ये जुर्म नहीं है। वैसे राजा आमिर अब्बास साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अव्वल जिम्मेदारी तो उन इदारों की है कि जिनका ये काम है कि वो खुद से ये काम करें, ना कि हुकूमत की किसी डायरेक्शन का इंतज़ार कर रहे हों। तो वो इदारे आपको काम करते हुए नज़र आएंगे, या फिर आप समझ रहे हैं कि बस आए हैं कुछ दिनों बाद खामोशी हो जाएगी, जिस तरह आप पहले जिक्र कर रहे थे? आपकी ज़ाती राय क्या है? देखिए 2016 में पहली दफा जब पैनामा आया तो पैनामा से लेके अभी 5 साल हो गए हैं, तो हमारे मुल्क का सिस्टम ऐसा हो जाना चाहिए था कि ये असल में तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है कि आपके मुल्क से पैसा बैरून मुल्क जाता है। ये पैसा कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन से नहीं जाता कि जिसका रिकॉर्ड होगा। तो इसको रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क में पैसा इस अंदाज में जाना कि जिसका कोई ट्रैक ना हो, इसको रोका जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको रोक नहीं हम पाए। आज भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आज भी मुल्क से लूटा हुआ पैसा बैरून मुल्क जा रहा है कि जो बैंकिंग चैनल से नहीं जाता, हवाला हुंडी से जाता है। तो ये वो चीजें हैं कि जिससे पाकिस्तान को ना सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बल्कि फैटिफ में हो रहा है। और फैटिफ में यही इशू है कि जनाब आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं। अभी तक मेरा ख्याल शायद पाकिस्तान की तारीख में 1 या 2 लोगों के अलावा किसी को मनी लॉन्ड्रिंग में सजा भी नहीं। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, पाकिस्तान से आप बात थे। और ये ऑफशोर कंपनीज़ का मामला है कि लोगों की जिस तरीके से सामने आई हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ सियासतदानों के मौक़िफ़ भी सामने आए हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया है कि जी कि कुछ ने कहा कि हमने तो डिक्लेयर कर रखा है सब कुछ, और ये तो बिल्कुल हमारा कानूनी तौर पे है। जिस तरह से शौकत तरीन साहब का मौक़िफ़ सामने आया वो बड़ा क्लियर था कि जी स्टेट बैंक के कहने पे मैंने पहले बनाई थी लेकिन उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई है। तो इस तरह के मौक़िफ़ भी सामने आ रहे हैं। लेकिन तहकीकात जब तक नहीं होंगी तब तक इनके जो मौक़िफ़ हैं उनके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये हतमी बात, ये दुरुस्त बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऑफशोर कंपनी का सामने आ जाना अब टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए बेशतर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर और बड़े बड़े नाम सामने आए। अच्छा देखिए सचिन तेंदुलकर का नाम सामने आया, टोनी ब्लेयर का इसके अंदर नाम सामने आया, का भी बिल्कुल इसमें साफ नाम है, यानी कि बड़े बड़े नाम सामने आए। लेकिन अब ये है कि तहकीकात जैसे जैसे होंगी उन इदारों की जानिब से तो फिर ही हकीकत जो है सामने आएगी कि कौन सही कह रहा है कौन ठीक कह रहा है, मतलब नहीं कह रहा है। बड़ा इंतजार किया वैसे लोगों ने इसके लिए। चले हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना के हवाले से। एक मुस्बत खबर, एक अच्छी खबर आई है कि मुल्क में आलमी जो वबा है उसका जोर टूट रहा है, जिस तरह से इकरा भी पहले जिक्र कर रही थी, और मुस्बत केसेस की शरह मुसलसल कम भी हो रही है। और तसल्ली बख्श बात यह है कि वैक्सीनेशन का अमल भी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, हमजा NCOC सरबराह असद उमर साहब ने कहा है कि कम से कम एक वैक्सीन लगाने वालों की तादाद जो है वो इस टाइम अब 6 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। बिल्कुल पहली डोज जिन्होंने लगाई है। 31 दिसंबर तक 7 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन के हदफ को इंशाल्लाह हासिल किया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो आज ही वैक्सीन लगवाएं। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हदफ गवर्नमेंट ने पहले सेट किया था वो अभी देखें कि अक्टूबर का स्टार्ट है, नवंबर भी है, फिर दिसंबर भी है, तो लग रहा है कि हम अचीव कर जाएंगे। और कोरोना वायरस के इलाज के हवाले से बात करें
तो बड़ी पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन ने वैक्सीन के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीवायरल दवा के क्लिनिकल ट्रायल में कामयाबी हासिल कर ली है। अच्छा, ये जो दवा है इसके साथ कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ दीगर अद्वियात की तैयारी में पेशरफ्त भी दुनिया के लिए उम्मीद का बाइस बन रही है, और मतलब लोगों को पॉजिटिव अब ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, खबरें मिल रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्चेज हो रही हैं उस तरह से इसका इलाज भी दरियाफ्त करने की कोशिशें हो रही हैं। खबरिस्तान इदारे के मुताबिक माहिरीन तिब ने बताया कि एक जो दवा उन्होंने बनाई है मोलनुपिराविर के पहले क्लिनिकल ट्रायल के नताइज में मुस्बत असर भी देखा गया, और जो दवा है इंतहाई कमज़ोर लोगों को कोविड के बदतरीन असरात से बचाने का एक नया तरीका फराहम कर सकती है। और हम किसी ऐसे इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ऐसी दवा का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसके बाद एक तो वैक्सीन है जो हम एहतियात के लिए लगाते हैं और पहले लगा रहे होते हैं, और दूसरी दवा है कि जिससे जिस शख्स को कोविड हो जाए उसका इलाज किया जा सके। तो सबको ही उस दवा का इंतज़ार है। और अब अगर क्लिनिकल ट्रायल्स की बात की जा रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये दवा जो है शायद अब मार्केट में भी बाद में आ जाएगी, क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल इसके हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी कोरोना के इलाज के हवाले से। बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, लेकिन हमजा इसके साथ साथ अगर हम देखें हमें एहतियात अब भी करनी है, क्योंकि अभी हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं आई हैं, इसके एक वक्त लगेगा, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। और इंतज़ार हम ऐसे कर सकते हैं कि अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास हल मौजूद है हम उसको अगर आजमा लेंगे, अपने ऊपर ट्राई कर लेंगे ये, तो हम कोविड से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि इंटेंसिटी जो है उसकी कम हो जाती है अगर आप वैक्सीनेटेड हों, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ही करेंगे आपसे, क्योंकि हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की हैं, उसके बावजूद भी अब एक ऐसी आवाम की जो है ना तादाद रह गई जो कि बज़द है कि नहीं वैक्सीनेट होना, अपने आप को नहीं कराना। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर इमरान शरीफ अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, दवासाज कंपनी मर्क के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए बनाए जाने वाली जो गोली है, जो दवाई है, उससे बीमारी से अस्पताल दाखिले का इम्कान आधा हो जाता है। ये आप क्या समझते हैं कोरोना के इलाज में कितनी बड़ी पेशरफ्त है, या अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी गुड मॉर्निंग इन पाकिस्तान, गुड इवनिंग इन यूएसए। पहले तो मैं कहूँगा कि जो नई ड्रग जिस पर रिसर्च चल रही थी पिछले कोई 6 महीने से, मार्क और इसमें 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वॉल्व हैं, एक बड़ी अचीवमेंट है, गुड अकम्पलिशमेंट। और ये जो ड्रग है इट्स एन एंटीवायरल ड्रग। ये इनिशियली एमरी यूनिवर्सिटी ने 2014 में इसको इनिशियली दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, उसके बाद इनको इस ड्रग को इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन ये है कि ये इसका काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट आए हैं कोविड-19 के खिलाफ। और उसमें उन्होंने ये भी शो किया है कि ये डेल्टा, गामा, म्यू वेरिएंट सब ड्रग्स के सब जो वेरिएंट है उनके खिलाफ इफेक्टिव है। सो ये बड़ा अच्छा वेपन है हमारे लिए कोविड-19 की फाइट के लिए। ऑब्वियसली वैक्सीन इज द अल्टीमेट डिफेंस, लेकिन ये कि अगर हम सीवियर केसेस और मॉडरेट केसेस में ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं और उसकी जो एक्विटी है डिजीज़ की वो कम कर सकते हैं, तो दिस इज अ विन-विन सिचुएशन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इस दवाई के हवाले से बात करें तो इसका जो फार्मूला है या सॉल्ट है अभी तक सामने आ सका है कि दीगर दवा साज जो कंपनी है वो भी इसको आजमा कर दवा बना सके? देखें, मार्क ने तो ये ऑलरेडी उनका रिसर्च फिनिश हो गई है और ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि हंट में ओरल एंटीवायरल मेडिकेशन की इस वक्त काम कर रही हैं, और उनका भी जो डेटा है वो भी अगले 1-2 महीने में हमको मिल जाएगा। तो यस, इस वक्त हमारे पास क्लोज टू 3 कंपनीज हैं, और जो मार्क के पास इस वक्त ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन डोजेज जो हैं वो ऑलरेडी यूएस ने 1.2 बिलियन डॉलर्स में वो परचेस ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ऑलरेडी दे नो कि दिस ड्रग इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। उन्होंने, अमेरिका ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट कर दिया। डॉक्टर साहब आप ये बता रहे हैं, बड़ा अहम नुकता है ये, यानी कि इन्वेस्ट कर दिया तो ये मार्केट में आने वाली है। कब तक उम्मीद रखी जाए कि ये जो ड्रग है, ये दवा है, ये मार्केट में आ जाएगी? जी बहुत जल्दी, क्योंकि जो मर्क ने अपना डेटा प्रेजेंट किया है, उन्होंने कहा है कि 2021 के एंड तक उनकी मोर देन मिलियन डोजेज यूज़ होंगी। तो इसका मतलब है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो कि अगले कुछ हफ्तों में मिल जाएगा इसको, एंड देन ये मेडिकेशन हम इसको हॉस्पिटल में यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल है अक्टूबर में ये ड्रग जो है यूज़ होनी शुरू हो जाएगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे एक और अहम नुक्ता ये भी है कि इसके जो डेटा एनालाइज किया गया है वो किस किस एज ग्रुप के ऊपर किया गया है, और ये जो दवा होगी क्या ये बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए, जिस तरह से अब उनके वैक्सीन के ट्रायल्स बच्चों पर हो रहे हैं, तो ये दवा क्या बच्चों के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये मेडिकेशन बच्चों का इन्होंने कोई ऐसा डिस्कशन नहीं किया अपने डेटा में, और आपको पता है कि जो मीडिया में ये अपना डेटा शेयर करते हैं वो बहुत लिमिटेड होता है, तो इट लुक लाइक कि इस वक्त ये बच्चों के लिए यूज होगी। और वैसे भी आप देखें ना कि जो मोर्टेलिटी है और जो इलनेसेस है वो एल्डरली या ओल्ड या मिड एज लोगों में ज़्यादा है। यंगर पॉपुलेशन है उसमें इन्फेक्शन होती है, माइल्ड होती है, और टोटल केसेस भी अब तक क्लोज टू 4 मिलियन हो चुके हैं बच्चों में। तो दैट इज व्हिच फैक्टर एडल्ट आर द मेजर इशू। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको फिलहाल क्या हम मुकम्मल इलाज कह सकते हैं कि जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे, पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि एहतियात के लिए तो चले हम वैक्सीन लगवा रहे हैं लेकिन इलाज हमारे पास नहीं था, तो इसको मुकम्मल इलाज कहा जा सकता है कोविड-19 का? नहीं, देखें आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको हम मुकम्मल इलाज नहीं कर सकते। ये एक हमारे पास एडेड बेनिफिट आ गया है, एडेड ट्रीटमेंट आ गई है, लेकिन नॉट कंप्लीट। तो एक आई थिंक और भी अगर मेडिकेशन आ जाए तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, हमारे पास हम अपने पेशेंट को बेहतर ट्रीट कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है कि हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, सवेरे से आप बात कर रहे थे, अमेरिका से आपने हमें ज्वाइन किया। एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसको अभी भी मुकम्मल इलाज नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये देखें जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस पर रिसर्चेज हो रही हैं, तहकीक हो रही है, और इंसानी ज़िंदगी पर बेहतर असरात जिसके मुरतब हो वैसी ड्रग्स, वैसी अद्वियात तैयार की जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक बड़ा आप कह लें कि एक अच्छा एक हमने देखा है कि कोविड के इसमें एक उम्मीद की किरण जो है वो जाग गई है कि इलाज जो है कुछ मुकम्मल इलाज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक इलाज के लिए दवा जो है वो तैयार 50% कहा जा रहा है कि वो कम कर देता है, मतलब कि अच्छा वैसे आपको दाखिल होना पड़ेगा कि बच्चों के लिए भी इतना नहीं है, क्योंकि रिसर्च का जो डेटा एनालाइज किया गया वो उस एज ग्रुप के लिए जिनके अंदर मोर्टेलिटी जो रेट है वो ज़्यादा होता है। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे और एक ट्विटर के ज़रिए एक इस्तीफ़ा सामने आया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी टिकट पर मुंतखब होने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने ट्वीट करते हुए मुस्ताफ़ी होने की इत्तला दी, ताहम उन्होंने इस्तीफ़ा देने की जो वजह है वो नहीं बताई है, और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा इरसाल कर दिया, अल्लाह ताला इमरान खान और PTI का हामी और नासिर हो, अल्लाह हाफ़िज़। ये भी उन्होंने कहा, अल्लाह हाफ़िज़ भी उन्होंने जो है ना आगे लिखा है। वैसे बड़े नाराज़ रहे हैं, पहले भी बड़ी तनकीद करते रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब से उनकी मुलाकात होती थी, पहले भी इस तरह 2-3 दफ़ा बातें सामने आई कि जी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात होती थी, मामला तय पा जाते थे, तनकीद कर रहे होते थे पॉलिसीज़ के ऊपर। हमने भी जब प्रोग्राम में उनसे बात की थी तो वो कोई खुश नज़र नहीं आ रहे थे, और वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, काम ही शायद वैसा नहीं हो रहा कि जैसा होना चाहिए था। कराची वालों के लिए बड़े ज़्यादा परेशान थे वो, तो अब उन्होंने ट्विटर में ये अनाउंस कर दिया कि तमाम परेशानियों का हल मुझे लगता है उन्होंने इस्तीफ़ा समझा, उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो ट्विटर के ज़रिए जो है वो इरसाल किया है। जी, वो प्लेइंग 11 से मतलब कि स्क्वाड से ही आउट हो गए हैं, अभी अपने ट्वीट के मुताबिक इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीट जो है नेशनल असम्बली में वो कम हो जाएगी इस इस्तीफ़े के बाद, जब ये इस्तीफ़ा मंजूर हो जाएगा। अभी तो मंजूर नहीं हुआ ना, जब मंजूर हो जाएगा, अभी तो उन्होंने इरसाल किया, पता नहीं कब पहुंचेगा, उस दौरान कोई मीटिंग ट्विटर के थ्रू वो भी कोई मीटिंग ही ना हो जाए वज़ीर आज़म साहब से। चले हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ जो है वो हमें हंसते मुस्कुराते करना चाहिए, लेकिन हंसते मुस्कुराते तो करेंगे, लेकिन जब नाश्ता करेंगे तो फिर हंसेंगे मुस्कुराएंगे। हंसने मुस्कुराने की भी हिम्मत तभी पैदा होती है। हिम्मत तभी पैदा होती है, खाली पेट जो है वो ये कुछ नहीं होता। लेकिन अच्छा नाश्ता करना आपको अच्छा जब चाहिए, वो कितना ज़रूरी है कि एक सेहतमंद नाश्ता वो आप करें जिससे आपको सारा दिन जो है वो एनर्जी मिलती रहे और आप दिन भर जो है एक्टिव रहें और एनर्जेटिकली अपने काम भी करते रहे। अच्छा, एक चीज़ जो हम पहले भी बात कर रहे थे, टॉप स्टोरीज़ में हमने बात की थी कि जी कि नाश्ता कहते हैं कि ऐसे किया जाए कि बादशाहों की तरह आपने
नाश्ता करना है। और बादशाहों वाला नाश्ता एक्चुअली कौन सा होता है और वो दुरुस्त तरीका है भी या नहीं है, अच्छा, लेकिन वो पता करना बहुत जरूरी हमजा है। वो पता करना तो जरूरी है, लेकिन अगर हम बादशाहों की तरह सुनते आए ना तो हमने अक्सर घरों में भी बादशाह पाए प्रैक्टिस खाते देखी है, होंगे। तो वो कहते हैं नान खाते होंगे। पायों के साथ होना चाहिए, हलवा पूड़ी होनी चाहिए, मतलब बेहतरीन किस्म का जो है ना मेन्यू ज़्यादा सारा हो, वो बादशाहों की तरह का नाश्ता होता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि वो बादशाहों के नाश्ते में ये चीज़ें होती हैं या हेल्दी ब्रेकफास्ट होता वो है। क्या है बादशाहों वाले नाश्ते का मतलब क्या है? और दूसरी चीज़ ये है कि निहार मुँह हम बात करते हैं, खाली पेट बात करते हैं, कौन सी खुराक ज़्यादा बेहतर है आपकी सेहत के लिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए हैं, जिससे अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने जाना है, ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद है। पहले तो उनसे जान ज़ैनब से कि जी कि ये बादशाहों वाला नाश्ता कौन सा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। ये बादशाहों वाला नाश्ता कौन सा होता है? वालेकुम अस्सलाम। बादशाहों वाला नाश्ता वो है जिसको आप हेल्दी जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लें बॉडी में। या तो उससे पहले वॉक इतनी कर लें या एक्सरसाइज कर लें कि आपकी बॉडी उस टाइम पे स्टार्व कर रही हो कि मुझे कुछ खाने को मिले और मैं अपने अंदर डालूं और मैं खुश हो जाऊं। या आपकी बॉडी में इतनी टेंडेंसी हो कि आपने जो हैवी नाश्ता करना है आप उसको बाद में यूटिलाइज कर लें पूरे दिन में। लेकिन हम करते क्या हैं, सुबह सोए रहते हैं, 10-12 घंटे बाद उठते हैं और उठते ही हमारा दिल होता है हमारे आगे हलवा पूड़ी और सजे हुए बोंग पाए नाश्ते पड़े हुए हों, हम बस वो खाएं और फिर से सो जाएं। उठ के हमें ऑफिस या किसी काम के लिए भी ना जाना पड़े। हमें उस टाइम पे लग रहा होता है कि बस हो गई है मेरी। लेकिन उस एनर्जी को जो हमने अपनी बॉडी में डाला है उसको निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ये सुनते तो हैं बादशाहों की तरह नाश्ता, लेकिन बादशाह की क्या लाइफ ऐसी थी जैसी अब हमारी है? क्या बादशाह सारा दिन लेट के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते थे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बादशाह की तरह करें, लेकिन अपनी आदतों को, अपनी एक्टिविटीज़ को भी वैसा बनाएं कि आप खुद अपने बादशाह बन सकें और आपको पता हो कि मैंने ये खाया है, क्या ये मेरी बॉडी के लिए बादशाह सलामत सोए हुए हैं पूरा दिन और रियाया पे कब्जा हो गया आके। ऐसे ही है ना, बादशाह खा पी के सो गया, रियाया पे फैट्स ने आके कब्जा कर लिया। जैसे बहादुर शाह जफर के हवाले से ना बड़ा मशहूर था कि जी इसलिए वो जंग नहीं जीत सके कि जिस वक्त कब्जा हो रहा था तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई जूती जो है मुझे पहना दे। वो इतने सहल पसंद थे। ये चीज़ें मशहूर हैं तारीख में, इस तरह की कोई दलील वैसे नहीं मिलती है, लेकिन ये चीज़ें मशहूर हैं। तो वैसे बादशाह को छोड़ देते कि आप इतने सहल पसंद हो। अब यहाँ पे सवाल ये आएगा कि खाएं क्या। ये हमने देख लिया कि क्या नहीं खाना, फैट्स नहीं लेने या कुछ इस तरह। अब जब हम ये बात करते हैं फैट्स नहीं लेने, लोग समझते हैं कि शायद ऑयल या फैटी चीज़ें जो है वो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी। फैट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को हर काम करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत है। आप नाश्ते में 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब वो देसी घी का इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है? वो चम्मच जो है, हमारे तो एक पराठे पे 2 चम्मच देसी घी लग जाता है, उसके बाद 1 चम्मच अंडे में डल जाता है। और अंडा पराठा जो है वो बड़ा एक मनपसंद नाश्ता है जिसको हर बंदा कंज्यूम करता है। कोई ऑप्शन समझ नहीं आती, कहते हैं चले अंडा पराठा ही खा अंडा पराठा खा लेते हैं। उसके साथ दूसरी गलती क्या है, दही भी खानी है, दूध भी पीना है। तीनों चीज़ें प्रोटीन की भी हैवी लेनी है, उसके साथ जो है कार्ब्स भी हैवी लेने हैं और फैट्स भी हैवी लेने हैं। अगर अंडा पराठा खाने का बहुत शौक है तो 6 इंचेस से बड़ा पराठा नहीं होना चाहिए आपका, और जिसमें ऑयल कम से कम हो, वो तेल नुचड़ रहा है, वो ऑयल वाला पराठा बिल्कुल नहीं। पराठा भी तो क्रिस्पी चाहिए ना, क्रिस्पी चाहिए। वो क्रिस्पी पराठे भूल जाएं, ना खाएं। उसके साथ जो एग है, चाहे वो फ्राइड एग ले रहे हैं, बॉइल्ड ले रहे हैं, जिस तरह का भी स्क्रैम्बल्ड आपको पसंद है, उसमें प्रेफर ये करें कि आधी चम्मच से कम ऑयल में वो बने। और उसको आप जो है उसके साथ हेल्दी नट्स का इस्तेमाल कर लें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पेट फुल नहीं हो रहा इतने पराठे से या अंडे से, और उसके साथ अगर आपने दूध या दही का इस्तेमाल लाजमी करना है तो 1 से 2 चम्मच दही का इस्तेमाल करें, टीस्पून का, और आधा कप दूध का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपने सारा दिन भी उसी पे चलना है तो भी ये मोर देन इनफ है। अच्छा, एक और बात ज़ैनब, जिस तरह से इंट्रो में हमजा ने भी कही कि हमें कौन सी ऐसी खुराकें हैं जो कि निहार मुँह लेनी चाहिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, और कौन सी ऐसी खुराकें जो हमें नहीं लेनी चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। अब उठते ही करना क्या चाहिए कि आप या तो अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स लें, यानी कि या तो ज़ीरे वाला पानी पिए, या दालचीनी वाला पानी पिए, या सौंफ वाला पानी। इन तीनों में से कोई भी एक लिया जा सकता है। उसके बाद सीड्स को इस्तेमाल करें। अच्छा, लेकिन हमने ये दोनों काम नहीं करना है। हमने उठते ही क्या करना है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, उसके बाद हमने अपना नाश्ता कर लेना है। नाश्ता भी अच्छा खासा हैवी करना है। अब जो तीनों चीज़ें मैंने पहले कही, सौंफ, ज़ीरा और दालचीनी,
उसका फ़ायदा ये होगा कि आप 8 घंटे सो के उठे, आपका पेट खाली था, कोई एनर्जी बॉडी में नहीं थी, कैलोरीज ज़ीरो हो चुकी थी बॉडी की, जो आपने डालना है उसने इफेक्ट कर देना है। ये तीनों चीज़ें डाली, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुआ, फास्ट हो गया, आपने कुछ भी खाया वो हजम बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप 6 इंचेस का पराठा भी खा रहे हैं तो जहाँ उसको 3 घंटे लगने थे एब्जॉर्ब होने में, ये 2 घंटे में करा लेगा, ये 1.5 आवर में करा लेगा। सीड्स में आप तुमलंगे का सुबह सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं, पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खरबूजे के जो बीज मिलते हैं, 4 मगज़ जिसको बेसिकली कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी फ़नी चीज़ कोट करूँगी, जब मेरे घर वाले मुझे छोटे होते कहते थे ना 4 मगज़ इसको खिलाओ, मुझे लगता था ये मुझे बकरे का मगज़ खिला देंगे और मैं नहीं खाती थी, मैं भागती थी कि मैंने नहीं खाना। फिर इवेंचुअली मुझे पता चला कि ये तो 4 मगज़, ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। इतने आराम से हम कहते हैं ये तो मैं खाता ही नहीं, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। अगर हम फ़ायदे नहीं हमें पता होता। बिल्कुल, यही 4 मगज़ अगर हम खाते हैं ना तो आईसाइट वीक होगी, ना हमारी मेमोरी कभी भी वीक होगी, और हम मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग बनेंगे। उसके साथ अब आपने अपने नट्स ले लिए, सीड्स ले लिए, आपने अपना पानी ले लिया, उसके बाद नट्स का इस्तेमाल भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा हैवी नाश्ता ना हो, आप सीरियल्स का इस्तेमाल करें। ब्राउन फ्लेक्स मिलते हैं, आप कॉर्न और उनका इस्तेमाल ना करें, ब्राउन फ्लेक्स किसी भी ब्रांड के लिए जा सकते हैं। उनके अंदर आधा कप दूध डालें, उसमें अपने नट्स डालें, पीनट बटर भी इवन आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अब पीनट बटर जो है वो सिर्फ थायराइड वाले पेशेंट्स यूज़ ना करें, या जिनको पीनट से एलर्जी है वो यूज़ ना करें। ठीक है। बाकी सब लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया जा सकता है, उस पर आप पीनट बटर लगाएं, एक बनाना काट के ऊपर लगाएं और आप उसको खाएं। फ्रूट्स भी हो गए, फैट भी हो गया, कार्ब्स भी हो गए, सारे फूड ग्रुप्स को हमने कितना इजीली कवर कर लिया। लेकिन मेहनत तो हमने करनी ही नहीं है। अब अगर फ्रेंच टोस्ट की बात की जाए तो फ्रेंच टोस्ट भी हमारा ऐसा होता है कि उसमें ऑयल जो है वो अंडे से ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। फ्रेंच टोस्ट में अगर आप बना रहे हैं तो उसमें अंडे में दालचीनी का पाउडर डालें, साथ अगर मीठा पसंद है तो चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे शहद को पकाने से शहद की तो ख़त्म हो गई, ग़िज़ाइयत ख़त्म हो गई। क्या चीनी की ग़िज़ाइयत शहद से बेहतर है? ये सवाल यहाँ पे आता है। हमें क्या चीज़ दोनों में से प्रेफरेंस में चाहिए। ठीक है। अच्छा, शक्कर की भी ऑप्शन हो सकती है कि नहीं, शहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? शक्कर की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके ग्रेन्स मुंह में आते हैं तो लोगों को वो पसंद नहीं आते, इसलिए मैं शहद को यहाँ पे बेहतर ऑप्शन देती हूँ। टेस्ट के लिए ज़रा लोगों को ज़रा वो बेहतर बिल्कुल, क्योंकि बच्चे भी खा रहे होते हैं साथ, तो बच्चे फिर उससे भाग ना जाएं, इसलिए अच्छा, ये तो वो हमने पहले बात की कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि बादशाह सलामत वाला खाना खा रहे होते हैं, और दूसरे हमने बताया, आपने बताया कि जो खाना चाहिए हमें, तीसरे वो लोग भी हैं जो कि कम खा रहे होते हैं या नहीं खा रहे होते हैं। वो भी लोग, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में है जो कि स्किप करने की तरफ जाते हैं, सिर्फ दूध पी लिया या इस तरह से कर लिया। ये दुरुस्त है? सबसे पहली बात ये है कि अगर हम बात करें जो नाश्ता स्किप करते हैं, अब नाश्ता स्किप मोस्टली वो लोग करते हैं या तो जो जल्दी में होते हैं ऑफिस जाने की, या जो वेट लॉस कर रहे होते हैं। और वो सबसे बड़ी गलती यहीं पे ही अपने दिन की कर देते हैं कि जब वेट लॉस करना है, वेट लॉस करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में करेंगे, आपको सारा दिन भूख नहीं लगेगी। आप घर से खा के चल रहे हैं, बाहर से स्नैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ओवर ईट ही नहीं करेंगे। सुबह आपने खुद फुल हो गए, सारा दिन आपने कुछ भी खाना है, आपको ये याद रहेगा मैंने मॉर्निंग में बड़ा हैवी नाश्ता किया था, अब मैं थोड़ा कंट्रोल्ड पोर्शन में चलूँ। आप अच्छा चलेंगे, उसको अपनी बॉडी को लेके हेल्दी लेके चलेंगे। ठीक है। उसके साथ नाश्ते में आपने दूध की बात की, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और उसको हम दूध को वाकई ही समझते हैं कि दूध ही सिर्फ पीना है, लेकिन दूध के साथ एक बॉइल्ड एग ले लें, टाइम नहीं है, सीरियल्स का इस्तेमाल कर लें, शहद डाल लें, उसमें भी मेपल सिरप है वो डाल लें। अगर चॉकलेट सिरप्स और ये चीज़ें पसंद है, इवन वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। वो इसलिए यूज़ करें कि अगर एक बच्चा है वो दूध नहीं पी रहा, आपने उसको दूध देना है, लेकिन इतने भी चॉकलेट का इस्तेमाल ना करें कि जो विटामिन डी दूध ने या कैल्शियम हमें देना है वो एब्जॉर्ब ही ना हो बॉडी में। लेकिन बेहतर ज़्यादा ये होता है कि आप सिंपल दूध दे दें, सिंपल दूध, ताकि बच्चे किसी तरीके से पी लें और वो उनके लिए हेल्दी भी हो। दूध अगर आपने कुछ डालना है तो उसमें फ्रूट डाल दें। जैसे आपने उसमें सीरियल्स के साथ दिया तो आप उसमें फ्रूट काट के डाल दें। सादा दूध का ग्लास दे रहे हैं, बच्चा वीक है, आप उसको मिल्क शेक बना के दे दें। लेकिन उसके साथ एग का इस्तेमाल लाजमी तौर पर लेकिन ये नहीं कि ये जो बादशाहों वाला नाश्ता ना वो ये होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आप सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। हमें बता रही थी कि बादशाहों वाला नाश्ता आखिर होता क्या, हम तो बोंग पाई समझते थे कि बादशाहों वाला नाश्ता वही होता है सर। अच्छा हमजा, हम आगे बढ़ेंगे कारोबारी लेन देन को ऑनलाइन
और डिजिटल चैनल्स के ज़रिए करना लाजमी करार देने का हुकूमती फ़ैसला जो है वो बिज़नेस जो तबका है वो अब मुस्तरद कर रहा है, उन्होंने मुस्तरद कर दी है इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसे ही है। और वफाकी ऐवान हाय सनत व तिजारत के सदर मियाँ नासिर हयात का कहना है कि कारोबारी, सनती और तिजारती बरादरी मुतफ़िका तौर पर लाजमी डिजिटल और ऑनलाइन अदायगियों के नफाज की मुखालफत करती है। वो नए ऑर्डीनेंस यानी टैक्स कवानीन जो तीसरी तरमीम है, ऑर्डीनेंस 2021 का हवाला उन्होंने दिया है, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए से ज़ायद तमाम कारोबारी और तिजारती लेन देन को ऑनलाइन और डिजिटल चैनल्स के जरिए करना लाजमी करार दिया। बिल्कुल, इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरदार यासिर इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कारोबारी कम्युनिटी का एक हिस्सा डिजिटल अदायगी पर एतराज़ कर रहा है, वो एतराज़ क्यों कर रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। जो मेन इशू ये है कि आप कंपेल नहीं कर सकते उनको कि आप POS सिस्टम लगाएं अपने आउटलेट्स पे, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और मैं समझ रहा हूँ कि इसको ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए आप विलिंगली उनको आप प्रपोज करें कि हम आपसे फ़िक्स टैक्स या सेल्फ असेसमेंट के थ्रू आपसे टैक्स लेंगे। ये एक आसान तरीका है अभी, क्योंकि एक टैक्स नेट में लाने का एक इनिशिएटिव शुरू किया गवर्नमेंट ने, और लास्ट ईयर भी आप देखेंगे कि टैक्स नेट इन्हांस हुआ है, बल्कि टैक्स जो कलेक्शन है काफ़ी इन्हांस हुई है। 3,700 बिलियन से हम 4,800 बिलियन के करीब जा चुके हैं, तो 1,000 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और ये इसी तरीके से किया गया है कि लोगों को आपने कंपेल भी किया है, कुछ लोगों की आर्म ट्विस्टिंग भी की है, लेकिन जो ताजिर बरादरी है, जो मेन वॉल्यूम है पाकिस्तान के अंदर, वो इन्हीं का है। और मैं समझता हूँ कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से वो लोग नाखुश हैं इस चीज़ के ऊपर, वो नहीं चाहते कि उनको फोर्स किया जाए। नहीं तो ठीक है, इस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हुकूमत के पास पीछे ऑप्शन क्या रह जाती है? क्योंकि बड़ी तादाद में लोग हैं जो टैक्स अदा नहीं कर रहे होते हैं, तो डिजिटाइजेशन के अलावा हुकूमत के पास ऑप्शन क्या? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन कि आप लोगों को ऑन बोर्ड लें। उनको एक देखिए, ओरिएंटेशन बहुत बेसिक चीज़ है। काफ़ी लोगों से अगर आप बात करेंगे जो आम ताजिर हैं, उनके पास कंसल्टेंट्स मौजूद नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। नियरली 70 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है यहाँ पे। उसको आसान किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, टैक्स रिफॉर्म्स को आप इंट्रोड्यूस करें। इवन जो मेजर कंपनीज़ हैं, आपकी कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, उन सब ने टैक्स कंसल्टेंट हायर किए होते हैं, क्योंकि VBOX सिस्टम भी आप देखें एक आम इंसान ऑपरेट नहीं कर सकता। तो मैं समझ रहा हूँ कि FBR को सेमिनार्स करने चाहिए, ट्रेडर्स के साथ उनको ऑन बोर्ड लें, उनको कॉन्फ्रेंस वापस बहाल करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू मीडिएट किया जाए। हम क्योंकि खुद FBR के पास गए हैं और ताजिर बरादरी को साथ लेके गए हैं कि ये सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस्लामाबाद बिजनेस कम्युनिटी के, और ये चाहते हैं कि सिस्टम को आसान किया जाए। आप इनको कंपेल करें, आप बताएं इनको कि आपको टैक्स के अगेंस्ट ये बेनिफिट्स मिलेंगे, और साथ ये भी बताएं कि आपको इनिशियली लेस टैक्स में लाया जाएगा, लेस टैक्स आपको चार्ज किया जाएगा, और अगले 1 साल 2 साल 3 साल में उसको इन्हांस किया जाएगा। क्योंकि जो आम ताजिर है वो ये समझता है कि अगर मैं एक बार टैक्स नेट में आ गया तो कल मुझे बहुत मुश्किल होगा इनके साथ मैनेज करना, क्योंकि टैक्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। रेवेन्यू जिस बंदे की एक आमदनी है, एक आम 200-300 फुट की दुकान है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। सही। अच्छा यासिर साहब, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो अब डिजिटल अदायगियाँ जो है वो एक नॉर्मल शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। अगर हम बात करें कारोबार की, तो उसको नुकसान पहुंचाए बगैर हम टैक्स नेट में इजाफा कैसे कर सकते हैं? कैसे मुमकिन हो सकती है ये चीज़? देखिए, अक्रॉस पाकिस्तान मेजॉरिटी जो वॉल्यूम है आपका, अगर ट्रेड रिटेल की बात की जाए तो ये लुकिंग एट वेल ओवर 2 to 3 मिलियन प्लस आउटलेट्स आसानी से ईजिली। और उनको जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, नेचुरली आपको जो फिस्कल डेफिसिट है आपको कभी भी कम नहीं हो सकेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि IMF से हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे। ये मैं टोटली एग्री करता हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि अगर IMF से आपने निकलना है तो लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। करेंटली पाकिस्तान की अगर टोटल आप टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 3 से 4% लोग टैक्स दे रहे हैं। तो नेचुरली जो 95% का बर्डन है वो हम पे लागू हम ही बेयर कर रहे हैं। और इस साल भी जो हमारे टैक्स कलेक्शन का टारगेट है कम से कम 5,900 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, कंपेयर टू लास्ट ईयर 1,000 बिलियन मोर। क्योंकि अगेन IMF की स्टिपुलेशन है, उनकी गाइडलाइंस है कि आपने हमें, क्यों लेंडर वो है, अगर वो लेंडर होगा तो गाइडलाइंस डिक्टेट वही करेगा। अभी भी आप देखेंगे हमने उनके साथ दोबारा टर्म्स निगोशिएट करने हैं, वो वापस आके ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे कि हम कंप्लाइंस पे फॉल कर रहे नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि अवाम को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, और जो बेसिक ज़रूरियात हैं आपकी, जिसमें हम बेसिक की बात करें तो एजुकेशन और हेल्थ केयर, उस पर गवर्नमेंट पैसे नहीं लगा सकेगी जब तक आप कंट्रीब्यूट ना करें। इसका आसान तरीका यही है कि थ्रू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इलेक्टेड पोर्टफोलियोज होते हैं, जितनी ताजिर बरादरी है, चाहे ट्रेड है, कॉमर्स है, चाहे कॉर्पोरेट कंपनीज, वो सब हमारे मेंबर्स होते हैं। और ह्यूज मेंबर्स की बात करें, 5,000 प्लस मेंबर्स इस्लामाबाद में है, कराची की बात करें 40,000 प्लस मेंबर्स हैं, लाहौर में भी 30,000 प्लस मेंबर्स हैं, सिमिलरली गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, कलेक्टिवली 58-59 चैम्बर्स की हम बात कर रहे हैं। इन सबको अगर आप ऑन बोर्ड लें, ताजिर बरादरी को आप अपने पास बुलाएं, इनके थ्रू बुलाएं, क्योंकि हमारे साथ उनका ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। हम जो कहेंगे वो सुनते हैं। मैंने गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड कही थी कि अगर आप हमारे थ्रू करने चाहेंगे तो हम 25 से 30% टैक्स नेट इन्हांस करवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन थ्रू फिक्स टैक्सेशन, थ्रू फिक्स टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट। अगर एक आम ताजिर है वो कहता है कि मैं आपको सिर्फ 5,000 रुपये दे सकता हूँ, एक आम है वो कहता है मैं 10,000 दे सकता हूँ, उनसे लें।
एटलीस्ट लेना शुरू करें, आपके पास अरबों का कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है यासिर साहब, आपने ये ऑफर किया, इस पे जवाब क्या था गवर्नमेंट ओहदेदारों की जानिब से? और ये हम ऐसा क्यों हो जाता है कि हम नो टॉक्स की तरफ चले जाते हैं, डेडलॉक हो जाता है, ना हम कोई बात करेंगे ना वो कोई बात करेंगे हमसे, हम टैक्स नहीं देंगे और हम तो टैक्स लेके रहेंगे। देखिए, जो तरक्की होती है कहीं भी वो होती है म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज पे। आप गिव एंड टेक करें उनके साथ, बायलैटरल टॉक के साथ, टेबल टॉक के साथ। दिस इज द बेस्ट रेमेडी। हमने हमेशा इस चीज़ को अपोज किया है कि हम कभी भी प्रोटेस्ट ना करें, राइट्स ना करें। वी शुड नेवर सीक वायलेंस। सिविक सेंस इसी में होता है कि आप बैठ के डायलॉग करें। उसका आसान तरीका यही था कि FBI कहते कि हम इस तरह कुछ लेंगे आपसे, वो कहते हैं हम कुछ देंगे आपको। अभी तो ये हो रहा है कि नहीं, आप प्योर सिस्टम। उसकी वजह ये है कि FBI ने पुरानी हुकूमत में ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ट्राई किया था कि फिक्स टैक्स के थ्रू करें, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो डिफरेंस ये था कि उस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व नहीं था। अगर इस बार आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व करें, वी कैन ठीक है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व किए मसला हल हो सकता है। सरदार यासिर इलियास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। विन विन सिचुएशन यकीनी तौर पर होनी चाहिए और सबको इसका फ़ायदा होगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब बात करेंगे कराची के शहरियों की। क्या बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली से शहरी मसाइल हल हो भी पाएंगे या नहीं? क्या लोग ये टैक्स देना भी चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं? ये वो सवाल है तो शहर कायद के बासी इस वक्त पूछ रहे हैं कि एक तो हमसे पूछ लें कि हमने आपको टैक्स देना भी या नहीं देना, और दूसरा हमारा मसला हल होगा या नहीं होगा, ये हमें भी जवाब दे दें। बिल्कुल, इस चीज़ की हमें श्योरिटी दें कि हम उससे अब टैक्स ले रहे होंगे तो हमारे मसाइल जो हैं वो जो पहले इतने टैक्स ले रहे हैं हमारी वो हल होंगी भी नहीं होंगी। खैर, सिंध काबीना ने गुज़श्ता हफ्ते कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को बिजली के बिलों में KMC का टैक्स वसूल करने की इजाज़त दे दी थी, जिस पर शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज। और उन्होंने कहा है कि हुकूमत पहले हमें बुनियादी सहूलतें तो दे, फिर नए टैक्स लगाए। अच्छा, इस हवाले से शहरी उमूर के माहिरीन का ये कहना है कि फ़िलहाल टैक्स के नफाज के हवाले से कोई दस्तावेज़ात भी शेयर नहीं की गई और बिजली के बिलों में इससे केबल TV लाइसेंस फ़ीस भी वसूल की जाती है और उसकी आज तक कोई ऑडिट रिपोर्ट भी शायद सामने नहीं आई है। और माहिरीन कह रहे हैं कि मोटर व्हीकल टैक्स तो वसूल किया जाता है, मगर क्या ये पैसा सड़कों की बेहतरी पर खर्च होता भी या नहीं होता? ट्रांसपोर्ट के कितने बेहतर मंसूबे हैं जो आज तक लगाए हैं बिल्कुल गवर्नमेंट? ऐसे ही हमजा। इसी तरह अगर हम बात करें, करोड़ों रुपए ट्रैफिक चालान की मद में जमा होते हैं। क्या उस अगर एक सवाल है ये भी कि क्या उससे कोई ट्रैफिक के निज़ाम में ठोस बेहतरी लाई गई है? या शहरियों अगर बात की जाए तो क्या शहर में दहाइयों में कोई नई बस भी लाई गई? अभी तक तो नहीं लाई गई थी। अभी जो नया मनसूबा है उसके तहत लाई गई है, वो भी विफाक की जानिब से। खैर, तालीम की बात कर लें, सेहत की बात कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी की फराहमी समेत तमाम जो आप देख लें कि जो बेसिक उनकी ज़रूरियात हैं, दीगर शोबों में कोई बेहतरी के इशारे हैं। वो कहते हैं कि शहरियों को मज़ीद टैक्स देने के लिए कहा जाता है। दूसरी जानिब देखा जाए तो वो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनका दावा है कि सड़कों की मरम्मत के लिए भी बजट मुख्तस किया गया है। कुछ अरसे में बेहतरी नज़र आएगी। दूध की नहरें तो खैर नहीं बह रही होंगी, लेकिन कुछ बेहतरी नज़र आएगी। तो वो उस बेहतरी का ही इंतज़ार शहर कायद के बासी कर रहे हैं। हम सब लोग उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखो ना कि वो ट्रैफिक के निज़ाम में कितनी बेहतरी है कि अगर आप कहीं पर फंस गए हैं तो आपने जिधर कमिटमेंट की आप टाइम से पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ का ठीक नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे। अर्बन डेवलपमेंट एक्सपर्ट मोहम्मद तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कराची में अगर बात करें तो बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्सेस, आप समझते हैं कि ये फैसला दानिशमंदाना है? और क्या जो जिस तरह से अवाम एहतजाज भी कर रही है वो एहतजाज ठीक है? और अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो हमें उसमें भी क्या ऐसी मिसालें मिलती हैं? देखिए, पहली चीज़ तो कराची अब जितना बड़ा शहर है और जितना फैल चुका है, तो टैक्स के बगैर या ये कह लें कि अपना रेवेन्यू खुद जनरेट के बगैर ये शहर नहीं चल सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा आपने ख़ुद भी बताया, चूँकि सहूलतें माजी में नहीं दी गई इसलिए लोग जो है वो टैक्स देने से कतराते हैं और टैक्स देना नहीं चाहते। तीसरी चीज़ जो बात की गई कि जी म्यूनसिपैलिटी का टैक्स जो है उसको बिजली के बिलों के ज़रिए से वसूल किया जाएगा। तो अब देखें, तकरीबन के इलेक्ट्रिक के जो सार्फिन की तादाद जो रफली आती है वो तकरीबन 30 लाख के करीब सार्फिन हैं के इलेक्ट्रिक के, जो कि पूरे कराची में मौजूद हैं। ठीक है, सही है। आपने उनसे म्यूनसिपैलिटी का टैक्स तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन म्यूनसिपैलिटी जो कि आपका बल्दिया अज़्मा कराची है, तो उसके पास जो है कराची का सिर्फ और सिर्फ 33% का होल्ड है। यानी 33% ऑफ कराची पर जो है ये उनका भी क्लेम है। और हमने भी देखा, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि
केएमसी के पास, केएमसी की जुरिसडिक्शन में कराची का सिर्फ 33% आ रहा है। आप कराची के 33% इदारे की बुनियाद पर पूरे कराची से किस तरह टैक्स वसूल कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ देखें इसमें, समझें, बाकी जो 60 समथिंग % बचता है, 66% बचता है, 67% बचता है, वहाँ पर आपके कैंटोनमेंट के एरियाज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट की लैंड है, इस तरीके से आपकी केपीटी की लैंड है, पाकिस्तान रेलवे की लैंड है, उनकी सोसाइटीज़ हैं, वो तमाम मौजूद हैं जो कि केएमसी की जुरिसडिक्शन में आते ही नहीं, सिरे से नहीं आते। तो ये तो फिर पहले देखिए टेक्निकल एस्पेक्ट पहले यही आ गया। जब हम ये कहते हैं कि जी मेयर कराची, जितने मेयर्स रहे हैं उनकी एम्पावरमेंट नहीं थी, इस वे में नहीं थी कि उनके पास पूरा कराची उनकी जुरिसडिक्शन में नहीं आता था, उनके पास पूरे कराची के हवाले से इख्तियारात नहीं थे। तो ये बात तो दुरुस्त है, ज़मीनी एतबार से, ज़मीन के एतबार से केएमसी के पास सिर्फ 33% है। तो अब आप अंदाज़ा करें ना कि आप टैक्स 100 लोगों से वसूल करें और आप कहें जी हम तो सिर्फ 33 अफराद को जो है वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल बुनियादों पे ये बात नहीं बनती है। दूसरी तरफ आ जाए, एक और टैक्स है जिसके बारे में बात की गई थी, जो मतलब वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, उन्होंने ये बात की थी कि हम जी गैस के बिलों में जो है वो सॉलिड वेस्ट यानी कचरे को उठाने के इंतजाम का जो है वो टैक्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट है। देखिए, शहर कराची ये वाहिद शहर होगा शायद जहां पर कोई इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बनी हुई कोई लैंडफिल साइट एक भी मौजूद नहीं है। जो डंपिंग साइट 2 मौजूद हैं जो फंक्शनल हैं, उसको हम कह देते हैं कि ये जो है ये लैंडफिल साइट है, हम कह के काम चला लेते हैं। अच्छा, वहाँ पर इंसिनरेशन प्लांट जो होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। फिर कचरा कुंडी जो है, जो डेजिग्नेटेड होने चाहिए, वो मौजूद नहीं है। तो हम जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही उसका अभी डिजाइन नहीं है, वो चीज क्लियर नहीं है, तो हम डायरेक्टली एक टैक्स इम्पोज करने की हल क्या है कि आवाम भी देने को तैयार हो जाए टैक्स और हुकूमत का भी काम निकल आए और कुछ बेहतरी भी आ जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर हम म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो केएमसी इतना जो है एम्पावर्ड हो कि वो ये इंश्योर कराए जो स्टेक होल्डर्स हैं, दीगर स्टेक होल्डर जिनकी मैंने बात की, चाहे वो आपका फेडरल डोमेन के लोग हों, चाहे वो आपके फेडरल के इदारे हों या फिर कैंटोनमेंट हो, वो इस बात पर राजी हों कि हाँ जी केएमसी अगर ये टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो हमारे जो एरियाज में जो म्यूनिसिपैलिटी के वर्क है हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कोलैबोरेशन होगी और फिर काम होगा। यानी इंश्योर हो जाए कि 100% कराची पे वो अप्लाई होगा, ठीक है, और डिलीवरी होगी टुवर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट। तो फिर तो बात वो वाली बात हो गई, एक जो आपने बात की पहली वाली। अब दूसरी वाली पे आते हैं जो सॉलिड वेस्ट के हवाले से। सॉलिड वेस्ट के हवाले से देखें, जो हमारे जहन में तरीकाकार आता है उसमें यह है कि पहले तो आप लैंडफिल साइट जो आपकी हैं आप उनको डिजाइन कर लें अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर कराची की लैंडफिल साइट कराची से तकरीबन यानी जो आपका कोर है, कराची का सेंटर है, वहां से लेकर तकरीबन जो है वो कोई 40 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। तो उस ये जो गैप्स हैं टेक्निकल एस्पेक्ट, इनको बेहतर किया जाए। दूसरा ये देखें 7 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त कराची में मौजूद हैं। आप यूसी लेवल पर गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करे और एक यूसी को मॉडल बनाए जीरो वेस्ट के हिसाब से, और वहां से घर घर से कचरा उठा ले 1 महीने फ्री में, बिल्कुल ठीक है। वो यूसीज जो है बता दी जाए कि देखें ये यूसी है, यहाँ पे हमने घर घर से कचरा उठाया है, और फिर उनसे पूछा जाए कि जी अगर ये पैटर्न हो तो क्या आप ये पैसे 100 रुपए 200 रुपए जो भी हो, और यकीन करें 100-200 रुपए बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो कचरा जाया नहीं जाता, उसमें अगर सॉर्ट किया जाए प्रॉपर बेसिस पर तो उससे बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़े से दीगर जो पैटर्न है वेस्ट मैनेजमेंट के, उनको अपनाने की जरूरत है। लेकिन अगर चले हम ये कहते हैं चले कुछ भी ना करें, आप पहले मॉडल के तौर पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक यूसी को आप ले लें और वहां पे खुद से गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके जो है वो अप्लाई कर दे, जीरो वेस्ट नजर आने लगे, तो इर्द गिर्द के लोग भी बोलेंगे तो बहुत अच्छा है जी, अब ना घरों से कचरा जो निकल के गलियों में जाता है ना वो नजर आ रहा है, ना नालों में कचरा जाता हुआ नजर आ रहा हो, ना वो कचरा कुंडियां इस तरह की हो कि 3-3, 4-4 दिन, 1 हफ्ते तक जो कचरा नहीं उठ रहा। जब ये चीज हमें एक स्मॉल पॉकेट में एक यूनियन काउंसिल लेवल पर, यूनियन कमेटी लेवल पर नजर आना शुरू होगी, फिर हम कहें हाँ जी अब आप टैक्स दीजिए और हम ये काम करते हैं। पूरी दुनिया में रूल यही है कि पहले आप सर्विसेज का कोई एक मॉडल तो देते हैं ना, मॉडल के बगैर तो काम नहीं होगा। तो ये हल है इसका। और दूसरा हल मैंने आपको म्युनिसिपल सर्विस का बताया कि तमाम स्टेक होल्डर जितने लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं कराची में, तकरीबन 19 के करीब डिफरेंट लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं रेदर देन केएमसी के अलावा जो है, ठीक है ना, 18 और हैं। तो उन सबको लिया जाए ऑन बोर्ड
और सब इस बात पर मुत्तफिक हो कि हाँ जी हम KMC की तरफ से जो कचरा उठाया जाएगा या म्यूनसिपल के दीगर जो मामलात हैं, म्यूनसिपलिटी के जो भी मामलात हैं, हम उस पर इनके साथ में मुत्तफिक हैं। ठीक है। इस वक्त तो सिनेरियो ये कि अगर 6 कैंटोनमेंट्स हैं तो वो अपना अलहदा निज़ाम चलाते हैं, जो फेडरल क्वार्टर्स के एरिया है वहाँ बिल्कुल अलहदा निज़ाम है, तो इस तरह तो काम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तौहीद साहब ये भी बता दीजिएगा KMC का मौक़िफ़ तो ये दुरुस्त है आपके नज़दीक कि देखें हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, बजट नहीं है, फंड नहीं है, हम नहीं ये कर सकते, अगर हमें ये सब कुछ करना होगा उस पर खर्चा तो आएगा, तो हमें पैसे तो लेने पड़ेंगे, क्या ये मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त है या फिर सिंध हुकूमत उन्हीं की है, वहाँ से मदद ली जा सकती है? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अभी ये तो फॉर द टाइम बीइंग है, जब तक जो है अगले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं होते, अगले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद सिचुएशन जो है सामने आएगी क्लियर होके कि आइदर यही जो इस वक्त जो स्टेक होल्डर हैं जो कि KMC को ओन कर रहे हैं या कोई और आ जाएगा, यही मौजूद रहते हैं या कोई और आ जाते हैं, और भी पार्टीज कराची में मौजूद हैं। तो असल में होता ये है कि जब ये दो लोकल गवर्नमेंट की लेयर डिफरेंट होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लेयर डिफरेंट होती है, दो अलग अलग पॉलिटिकल फोर्सेज होती हैं, तो सिनेरियो कुछ और होता है, फिर यानी कि पूरी बातचीत और पूरा अंदाज कुछ और होता है। अभी इस वक्त चूंकि वो एक ही हेड में आते हैं दोनों, इसलिए तमाम बातें जो है वो ज्यादा की जा रही हैं, वरना माजी में भी इस तरह का रहा है। देखिए शहर कराची को जो है वो एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है जो कि अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करे। हम ये कहें जी इतने बड़े शहर को चलाने के लिए हमने ये पैकेज दे दिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ये कर दिया, वो कर दिया, और इन तमाम चीजों के लिए सब कुछ कर लेंगे आप, इदारे उनको ऑन बोर्ड लेकर ही फैसले करने होंगे और पॉलिसीज बनानी होंगी, तभी जो कराची के अवाम है वो उनके मसाइल जो है वो हल भी हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तौहीद साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान साहब गुफ्त रहे थे। हमजा वैसे हल तो यही है कि आप सब लोगों को ऑन बोर्ड लें, फिर ही कोई डिस्कशन। देखो ना ये बड़ा अच्छी बात है कि पहले कुछ करके दिखाएं, अगर आवाम का आप पे भरोसा कायम हो जाता है कि जी कि हाँ आपने कुछ किया है, कोई मॉडल यूसी आपने बना दी है, तो उसके बाद लोगों को भी शायद ऐसा नहीं दुखेगा नहीं, और फिर ये भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि सबका काम हो रहा हो। अब आप पूरा कराची से ले लें और फिर आप कहेंगे जी कि ये तो एरिया हमारे अंडर आता ही नहीं है और इनके लिए तो हम काम नहीं कर सकते, हम तो उन्हीं के लिए काम करेंगे, तो ये ज़्यादती हो जाएगी। अभी खैर लोगों के दिमागों में बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो वो पूछ भी रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, बात करिए पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की कितना करीब है। अभी सूरत हाल जो वो वाज़े नहीं हो रही है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी इस हवाले से इस हद तक वाज़े है कि इस्लामाबाद ये फैसला इलाके और बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर करना चाहता है। और वज़ीर-ए-आज़म भी इस बारे में कह चुके हैं कि हमारी अफ़गानिस्तान के तमाम पड़ोसी ममालिक से मुशावरत जारी है कि इनकी हुकूमत को कब तस्लीम किया जाए। मुख्तलिफ प्रेशर्स भी हैं, उन चीज़ों को भी पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर देखना है। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि तरजीह ये होनी चाहिए कि अमेरिका, यूरोप, चीन और रूस भी उनकी हुकूमत को तस्लीम। बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा कि अगर हम सब मिलकर एक मुश्तरका लाएहामल तश्कील देते हैं तो उसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वैसे भी पाकिस्तान के जो मसाइल है चीन और रूस के मसाइल से कुछ मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान न सिर्फ दहशत गर्दी की बढ़ती हुई सरगर्मियों से परेशान है, बल्कि उसकी जो मुआशी हालत है वो भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है, और इस सूरत हाल से उनका डिफरेंस है। अच्छा, फेटफ का मामला बड़ा संजीदा है। पाकिस्तान कोई अगर इंडिविजुअली फैसला कर लेता है तो फेटफ का मामला भी पाकिस्तान के सामने आ जाता है, और पाकिस्तान की एक पॉलिसी हमें नज़र आ रही है, सॉफ्ट कॉर्नर तो नज़र आ ही रहा है। फिर TTP का जिस तरीके से जिक्र किया वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इंटरव्यू में, उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। पाकिस्तान की पॉलिसी कैसी है और पाकिस्तान की पॉलिसी अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के हवाले से क्या होनी चाहिए, हम बात करेंगे। साबिक सिफारतकार हैं नजम साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, पाकिस्तान की फ़िलहाल जो पॉलिसी है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म भी बात कर रहे हैं, क्या यही दुरुस्त है या इसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए अफ़गानिस्तान के हवाले से? वालेकुम अस्सलाम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो भाई। अभी आप कह रहे थे ये जो आपने क्लिप दिखाया ना जी जी दोस्ती का, और आपने कहा कि जानवरों में दोस्ती होती है, जी जी, तो मैं अभी सोचा था कि ये शायद जानवरों में ही होती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि 20 साल के सारा कुछ जो पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए किया, वॉर ऑन टेरर पे किया, वो एक तरफ किया गया है, और अमेरिकन सेनेट में इस वक्त एक बिल पेश हो गया है जी, जिसमें वो जानना चाहते हैं कि जी ये तालिबान के साथ पाकिस्तान के क्या सुर मिले थे, कौन सी ताल मिली थी। अच्छा, अभी आपने जो बात की कि पाकिस्तान की पॉलिसी की, तो वो मैं बड़ी वजाहत से आपको बता सकता हूँ और बड़े यकीन से बता सकता हूँ कि आज से कुछ 2 महीने पहले जो फैसला किया गया था कि 90 की दिहाई की तरह पाकिस्तान जो है वो एकदम से तालिबान को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि और मुल्क थे UAE और सऊदी अरेबिया जिन्होंने किया था, और उसके बाद यानी तालिबान जो हैं वो एक तरह से
अकेले रह गए थे। आइसोलेशन का मसला जो है उसको हल करने के लिए पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई, और मेरा ये ख्याल है कि अमेरिकन रिएक्शन देखते हुए और जिस तरीके से वो पाकिस्तान को अभी प्रेशराइज कर रहे हैं, अभी आपने FATF का भी जिक्र किया, IMF है उसमें, यूनाइटेड नेशंस है उसमें, तो ये एक बेहतर पॉलिसी है कि आप अपने रीजन के जो मुल्क हैं, और याद रहे रीजन में कोई इतने कमजोर मुल्क नहीं है, इसमें 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि रूस और चाइना, जिन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि वो आपके यूनाइटेड नेशंस 2 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर है। अब ये है कि ये तुर्की ईरान को भी आए तो ये एक बड़ा मजबूत ग्रुप बनता है। अब पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा, क्यों पहल नहीं कर रहा तस्लीम करने में, इसके पीछे वही बात जो आपने भी अभी की है कि जरा देखते हैं कि खित्ते के ममालिक जो है वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और याद रहे कि अफगानिस्तान सिर्फ अकेली एक कोई चीज नहीं है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि हमने सिर्फ अफगानिस्तान से ही दुनिया शुरू हो रही है और वहीं पे खत्म होगी। हमारे बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं। अभी कश्मीर वहां पे मौजूद है, मकबूजा कश्मीर के सारे मसाइल जो है वो हमने देखने हैं, लेकिन प्रायोरिटी इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान की है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान बड़ी तहम्मुल मिजाजी और बुर्दबारी के साथ ये सारी चीजें देख भी रहा है, और मेरा ख्याल है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि ये सारी डस्ट जो है ये खुलेगी, पता लगेगा, बादल छटेंगे और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब है जो पाकिस्तान की वेट एंड वॉच की पॉलिसी है वो इस टाइम दुरुस्त है, इसी तरह से चलना चाहिए था। अच्छा, एक और ख्याल ये भी है कि जैसे कि आप समझते हैं कि तालिबान पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ से तमाम तबकों पर मुश्तमिल गवर्नमेंट की शर्त मान लेंगे? देखिए, ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट की शर्त जो है ना ये बड़ी सख्त है। ये अमेरिका ने लगाई है, यूके ने लगाई है, और यूं समझिए कि यूनियन और इसमें वेस्ट सारा शामिल है। हाँ जी। अब इसमें मैं हैरान होता हूं कि अमेरिका ने पता नहीं क्यों नहीं समझा 20 साल रहने के बावजूद भी कि अफगान कल्चर क्या है। देखिए, अफगान कल्चर में ऐसा नहीं होता कि आप एक जंग लड़ते हैं, जीतते हैं और आप अपने दुश्मनों को अपने साथ बिठा के कहते हैं जी आइए हमारे साथ हुकूमत कीजिए। इसके बावजूद कि अफगान कल्चर इसकी नेगेशन करता है, जब पहली अबूरी हुकूमत बनती है तालिबान की तो उसमें सिर्फ तालिबान थे। दूसरी जो यानी इंडक्शन की उसमें उन्होंने हजारास डाले, ताजिक्स डाले, उज़्बेक्स डाले। अब आप अगर ये कहें कि जी खवातीन भी उसमें होनी चाहिए और वो सारी की सारे जो मामलात हैं, तो ये जरा ज्यादती है एक तरह से। लेकिन चूंकि तालिबान इस वक्त स्क्वीज्ड हैं, देखिए वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखिए जो इमर्ज हो रहा है, ठीक है, उनको सर्दी आ रही है, उनको इस वक्त दवाइयों की जरूरत है, उनको खाने की जरूरत है, तो उसमें इंक्लूसिविटी का जो एलिमेंट है उस पे थोड़ा सा अमेरिका को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वरना साफ जाहिर होगा कि जी आपको चूंकि पता है कि ये नहीं हो सकता, लिहाजा आपने ये शर्त। ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा कि अगर हम अब वाले तालिबान देखें, 90 की दहाई के बाद वाले तालिबान जो अब नए तालिबान हैं, उनको अगर हम देखें तो उन्होंने अपना सॉफ्ट इमेज शुरू में हमने देखा कि फैलाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन वेस्ट ने शायद उसको उतना पसंद भी नहीं किया, एक्नॉलेज भी नहीं किया है। अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हैं, क्या सारों को मानना ही पड़ेगा या फिर ये मामला ख़राब भी हो सकता है, उन पर पाबंदियाँ ही लगी रहेंगी? पहली बात ये है कि ये वो तालिबान नहीं हैं जो 90 की दिहाई में थे, और उसका सबूत दे दिया है, यानी ज़मीनी हकायक जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। अब क्या वेस्ट को इसको मानना पड़ेगा? यही तो एक सवाल है, यही तो एक सवाल है जिसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि अमेरिका यहाँ से कोई खुश नहीं गया अफगानिस्तान से। नंबर 2, अमेरिका में ये अगर आपने जनरल मैकेंजी की और जनरल मिली की और ये जो डिफेंस सेक्रेटरी इनके यानी सेक्रेटरी ऑस्टिन हैं, इनका आपने वो पूरा बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमसे ये गलती हुई, हमसे मिसकैलकुलेशन हुई, हमारा ये फेलियर वो फेलियर। तो इस वक्त अमेरिका जो है वो यूं समझिए कि एक जख्मी, जिस तरह दरिंदा होता है, ये जख्मी आपका शेर होता है, उसको समझ नहीं आ रही कि इसको वो क्या करे, किस तरीके से वो अपनी इस जिल्लत को और इस शिकस्त को जो है वो रिवर्ट करे। उसके लिए सबसे पहला हदफ जो है वो तालिबान ही बनते हैं। तो दूसरी बात याद रखने की ये है
कि तालिबान के आने में अमेरिका की मर्जी नहीं थी, वो इससे खुश नहीं है, लेकिन दिखाना चूंकि उन्होंने ये है कि जी चूंकि हम सुपर पावर हैं, हम देख रहे हैं, बातचीत करेंगे, तो मुश्किल शराइत लगा दी हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि पाकिस्तान को और ये जो खित्ते के ममालिक हैं और खासतौर पे पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप अपने अवाम को देखें तो बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है कि आखिर होगा। बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह की चीजें वक्त दरकार होता है। सही है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हम सारों को, आवाम को भी इंतज़ार करना होगा, ना कि मतलब कि हम देखें मुख्तलिफ ममालिक को, पाकिस्तान के आवाम को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और फिर सिचुएशन सबके लिए क्लियर भी हो जाएगी और उम्मीद यही है कि बेहतर कुछ नतीजा निकलेगा। नजमुल साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, तो वेट एंड सी की जो पॉलिसी है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, वो तमाम जो साबिक सफारतकार हैं, जब उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं, एक्सपर्ट से बात हो रही है, तो कहते हैं कि यही एक हल है हमारे पास और फेस सेविंग के लिए अमेरिका मुख्तलिफ चीज़ें कर रहा है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड। रमीज़ राजा के चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभालने के बाद हम देख रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड में हलचल जारी है, नई खबरें सामने आ रही हैं और अब ये नई खबर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं। अच्छा, ज़राए से कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने, वही आपके साथ शेयर करेंगे। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद को कौमी टीम का शायद हेड कोच बनने की पेशकश की गई, उन्होंने जो है शायद उससे इनकार कर दिया है और नेशनल हाई परफॉर्मेंस में उनको ओहदा मिलने का इम्कान है। अच्छा, साबिक क्रिकेटर मोइन खान की बात कर लें तो कौमी टीम के मैनेजर बनने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है ज़राए के मुताबिक, और जबकि अगर साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अकरम की बात करें तो उनको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगाए जाने का भी इम्कान है। वो हमारे बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और अब देखना है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं या नहीं होती हैं। बात कर रहे थे, हम देख रहे थे कि रमीज़ राजा साहब इंटरनेशनल कोचेस की बात कर रहे थे और बैरून ममालिक से कोचेस लाने का जिक्र हो रहा था, लेकिन अगर ये पेशकश की गई है, चीज़ें ऐसे सिस्टम में देखी जा रही हैं, तो सिस्टम का कहीं ना कहीं ये लोग हिस्सा तो रहे हैं। खैर, सुबहान अहमद को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मौजूदा सीईओ जो सलमान नसीर हैं उनको तब्दील करके डायरेक्टर लीगल लगाए जाने का भी इम्कान है। रीजनल टीमों के लिए रमीज़ राजा की गैर मुल्की कोचेस लाने पर भी दिलचस्पी बढ़ने लगी है। पहले में पता लगा था कि उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हमजा, अगर हम थोड़ा रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम का रुख करें तो वहाँ नेशनल T20 का मेला जारी है। गुज़श्ता रोज़ खेले गए पहले मैच में नॉर्दर्न ने खैबर पख्तूनख्वा को 14 रन से ज़ेर कर लिया था और फातेह टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेट्स के नुकसान पर 181 रन बनाए। मोहम्मद नवाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा 51 रन बनाए थे और हदफ के ताक़ुब में खैबर पख्तूनख्वा की टीम 167 रन पर ढेर हो गई थी। दूसरा मैच सदर्न पंजाब फिर से हार गई, सेंट्रल पंजाब कामयाब रही। और साथ ही बाबर आजम की बात कर ली जाए तो सबसे जल्दी तेज़ तरीन T20 में 7000 रन मुकम्मल करने वाले वो बैट्समैन बन गए और क्रिस गेल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली भी क्रिस गेल से नीचे हैं, तो बाबर आजम पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो तब्दीलियों की बात हो रही है, आप इससे मुत्तफ़िक हैं जो ज़राए से खबरें ये सामने आ रही हैं कि जी शायद आकिब जावेद साहब को हेड कोच बनने की ऑफ़र हुई है मोइन खान साहब के हवाले से, या नहीं ऐसी कोई बात नहीं है? किसी न किसी तरह ये लोग हिस्सा रहे हैं पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। गुड मॉर्निंग आप तमाम लोगों को। क्लियर नहीं है अभी, बहुत सारी चीज़ों में पिक्चर क्लियर दिखाई नहीं देती। रमीज़ राजा साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त, बहुत कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रैक पे लाने के लिए। उन्होंने अपने एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा बदला है। जिस तरीके से वो जिस वक्त कमेंटेटर थे, हमजा तो बहुत फ्रैंकली अंदाज में और बहुत समझदारी के साथ उनकी जो भी गुफ्तगू होती थी उसमें का बड़ा आंसर होता था। बहुत मिजा और बहुत टॉप क्लास मिजा रमीज भाई का होता था, लेकिन समझदार इंसान। और उन्होंने जिस अंदाज से चेयरमैन बनने के बाद खुद को ढाला है, जिस अंदाज से वो अब तक जितनी मीटिंग्स कंडक्ट करते आ रहे हैं, जिससे वो पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी हेड कोच की कोई इस तरीके की ऑफर हुई है। जो मेरी इत्तलात है उनके मुताबिक तो
मैथ्यू हेडन और वर्नन फैलेंडर होंगे, उनके साथ सकलैन मुश्ताक को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सकलैन मुश्ताक को न्यूजीलैंड के खिलाफ जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब इत्तलात यही है कि उनके साथ अब्दुल रज़ाक भी हो। अच्छा। लेकिन बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे प्लेयर को के जिसकी अपनी एक रेपुटेशन भी हो और एट द सेम टाइम जो मैथ्यू हेडन, वर्नन फैलेंडर को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सके, खिलाड़ियों की मेंटल कंडीशन के मुताबिक कर सके, ताकि जाहिर है उनके पास भी कोई अलादीन का चिराग तो नहीं हमजा कि वो ऐसे रगड़ेंगे। वो आप खुद IPL में कमेंट्री कर रहे हैं और वो पहुंच रहे हैं जनाबे अली, जब पाकिस्तान टीम पहुंच जाएगी इमारात तो ज्वाइन करेंगे वो पाकिस्तान टीम। कौन सा अलादीन का चिराग लेके कि वो एकदम से मेंटल कंडीशन बदल देंगे। मेरे ख्याल में शायद आकिब जावेद जो है वो इंटर स्कूल कोई टूर्नामेंट होने जा रहा है। अच्छा। और वो इंटर स्कूल टूर्नामेंट कलंदर्स के ताउन से हो शायद। रमीज राजा जो आज कराची आए हुए हैं हमारी इत्तलात के, वो कुछ मार्केटिंग के हवाले से मुलाकातें करेंगे यहाँ पर। अच्छा। आपको पता होगा हमजा की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैथ्यू हेडन और वर्नन फैलेंडर पे अपने पैसे नहीं लगा रहे, बल्कि इसकी स्पॉन्सरशिप पे हासिल की है रमीज राजा साहब ने एक बैंक के साथ और उनके अखराजात तमाम वो ही उठाएंगे। इसकी वजह ये हमजा कि अगर किसी की भी तनख्वाह कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर 1 लाख रुपए से ऊपर आप रखते हैं तो उस सूरत में हाल में आपको इश्तिहार देना पड़ जाता है अखबार में। लेकिन आपके पास ना और आपने फैसला भी करना था, तो उस सिलसिले में इन्हें कंसल्टेंट रखा गया और हेड कोच की जहाँ तक बात है, ऐसा लगता है कि सकलैन मुश्ताक एक प्रोमिनेंट नाम होंगे इस सिलसिले में। ठीक है। अच्छा नसीम राजपूत साहब, अगर हम रीजनल टीम्स की बात कर लेना तो रमीज राजा साहब ने थोड़ी दिलचस्पी अपनी बढ़ाई है गैर मुल्की कोचेस के हवाले से कि उनको लेके आएंगे और उस तरह से फिर ये काम चलेगा। लेकिन आप समझते हैं कि दुरुस्त इक़दाम में ऐसा ही होना चाहिए, गैर मुल्की प्लेयर्स आएंगे तो फिर कुछ बेहतरी देखेंगे हम क्रिकेट में? हमारी ना बेस पे काम करने की जरूरत दिखाई देती है। हम अपने बच्चे पे जो 12, 14, 16 साल की उम्र होती है वहां पे काम नहीं करते। हम काम करते हैं 19 और 19 के बाद से फिर आगे काम करना शुरू करते हैं। बाकी दुनिया की जो अपने जो हम उनका फर्क देखते हैं, उसकी वजह ये है कि उनको जो अगर फील्डिंग स्टैंडर्ड है तो वो 12 साल की उम्र से तैयार किया, हमारे यहाँ तो फोकस नहीं किया जाता। तो ये एक अच्छा फैसला होगा कि आप अगर माइंडसेट बदलना है आपने अपने क्रिकेट का तो उस एज में जाके बदलें, जो 12 साल है, जो 14 साल, जो 16 साल, ताकि वो आगे जाके हमें फायदा पहुंचा सके। अगर कोच लगाए जाते देखिए तो एक होगा वो लैंग्वेज बैरियर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादा बच्चे जो आ रहे हैं वो आमतौर पे आ रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम आपको पता है गांव देहात से आ रहे हैं, KPK में पहाड़ों तालीम नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे। हमें कप्तान बनाना मुश्किल हो जाता है, हमें क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाना मुश्किल हो जाता है कि कोई चेयरमैन ऐसा मिल जाए जो अंग्रेजी बोल लेता हो सही तरीके से, तो वो भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे माइंडसेट अगर बच्चों को चेंज किया जा रहा है, ये फैसला कर रहे हैं और उनके साथ अच्छे ढंग के कोच लगाएं, जो वो बैरियर होगा उसको कवर तो अच्छा होगा। जी ठीक है नसीम राजू साहब, ये भी बता दीजिएगा ज़रा कि अब हम नेशनल T20 कप का जिक्र कर लेते हैं। रमीज़ राजा साहब बात करते हैं कि कप्तान को कप्तान बनाना है, इमरान खान जैसा कप्तान बनाना है, बेहतरीन कप्तान बनाना है, उसको हमने बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे देने हैं। अभी जो हालात हैं, कप्तान भी हमारा खेल रहा है T20 कप, अब आप देखें तो क्या हमारा कप्तान इस पोजीशन में है कि कहे कि नहीं मुझे शुएब मलिक चाहिए टीम के अंदर, नहीं मुझे ये खिलाड़ी नहीं चाहिए मिडिल ऑर्डर के अंदर, मुझे मिडिल ऑर्डर के अंदर ये चाहिए, मुझे लेग स्पिनर शायद ये वाला चाहिए, मुझे वो वाला नहीं चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं कि रमीज़ राजा सुनने को तैयार होंगे कि हमें टीम तब्दील कर लेनी चाहिए? देखिए इकरा ने भी बहुत अच्छी बात की थी हमजा, जो जूनियर सेशन की तरफ जा रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखें बाबर आजम उस वक्त भी नहीं इतना ज्यादा बोल रहे थे जिस वक्त मिसबाहुल हक और वकार यूनुस थे। इसकी वजह ये कि वो नए नए कप्तान बने थे और उनको कप्तान लाने में और उनको कप्तान सपोर्ट करने में बड़ा रोल प्ले किया था मिसबाहुल हक ने और वकार ने, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन इस वक्त शायद वो पोजीशन में ना हो। इस वक्त तो मेरे ख्याल है चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी किसी पोजीशन में नहीं होंगे, और रमीज राजा साहब जैसे इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, वो एक इंडियन फिल्म आई थी कि वो हर एक मसीहा निकलता है, तो शहनशाह बने हुए वो तकरीबन इस तरीके के वो काम करते हुए दिखाई, सबसे उधर पहुंच जाते हैं, उधर मीटिंग कर रहे होते हैं। तो वो एक फिक्र नजर आ रही है उनमें पाकिस्तान क्रिकेट की। लेकिन
पाकिस्तान का सिस्टम, देखें अभी नए नए आए हैं, इस सिस्टम में रहते हुए काम करना इतना आसान काम नहीं होता। जब जिनके मुफाद पूरे नहीं होते और वो टांगे खींचना शुरू करते हैं ना, वो फिर सिस्टम को एकदम से खराब करते हैं। नहीं, आपको तब्दीली नजर आ रही है, आपको तब्दीली नजर आ रही है कि जो T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड हमने फाइनल कर लिया, उसके अंदर वैसे तो 4-5 खिलाड़ी हैं जिनको तब्दील किया जा सकता है, लेकिन 2-3 की कम से कम तब्दीली आपको नजर आ रही है? हमजा होनी चाहिए। देखें अगर नहीं की इन्होंने तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये जो कौम इतना बैक करने के लिए तैयार बैठी हुई है, शायद वो बैक उस तरीके से ना करे, उनके जहन में फिर निकल जाएगा कि ये हम टीम क्या उतारी है मैदान में। तो शोएब मलिक ने जिस तरीके की पारी ली है यार, वो एक प्रॉपर मैच विनिंग नॉक थी, और शोएब ने अब तक जितनी बैटिंग की है उसके अंदर आप देखें वो आउट नहीं हो रहे। हमें यही एक रोल चाहिए कि हाँ मुश्किल में मैच कर, वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस तो दिखाई दे। खुशदिल से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा, आसिफ से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा, शोएब मकसूद ने 2 इनिंग खेली, आजम खान से बिल्कुल परफॉर्म नहीं हो रहा, उन्होंने जो 46 रन कल किए हैं वो 1 इनिंग खेली है उन्होंने। तो उसको अगर हम देखते हैं तो हमें चेंजेस की जरूरत दिखाई दे रही है। ये कैसे हम खेलेंगे आप बताएं हमजा, अगर मैं आप कैप्टन और टीम के, मैं आपको कहूंगा इस मिडिल ऑर्डर में से ले लें, तो आप बोलेंगे यार मैं करूं तो करूं क्या, मैं किसको खिलाऊं किसको ना खिलाऊं। मैं हसन अली को 5वें नंबर पे खिला दूंगा, नसीम राजपूत साहब, मैं हसन अली को 5वें नंबर पे खिला दूंगा, जैसा इस वक्त का मेरा मिडिल ऑर्डर है। अगर मैं कप्तान हूंगा तो ये भी साथ, अगर ओवर्स की कंडीशन देखेंगे हमजा आप उसको जी। अच्छा ये भी है कि अगर हम देख लें हैदर अली के हवाले से, हैदर अली ने अच्छा स्कोर किया, लेकिन श्रीलंका जो टीम जा रही है शाहीन्स की, उसके अंदर वो नायब कप्तान है, यानी कि वो तो बिल्कुल हमारे प्लान से आउट हैं। हमने सोच लिया कि हैदर को हमने नहीं लेके जाना, वो बेशक दूसरे नंबर वाले टॉप स्कोरर ही क्यों ना हो। दूसरा, वहाब रियाज की बॉलिंग अच्छी रही है। बिल्कुल, वहाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अगर सेंट्रल पंजाब की कामयाबियों में कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मैं बाबर आजम से भी बड़ा रोल कहूंगा, क्योंकि आप हमारी पिचेस पे बॉलिंग बहुत डिफिकल्ट काम है, तो वो बिलाशुबा वहाब रियाज ने बहुत अच्छी और जगह पे गेंदें की। लेकिन मैं भी वहाब के बारे में इतना मुश्किल लग रहा है कि वो होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि अगर कोई चेंज हुआ फास्ट बॉलिंग में तो शायद पहली चॉइस इनकी शाहनवाज धानी हो, कि धानी अभी भी जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह वो PSL में गेंदे करके आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क का कि जो आदमी फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, आप उसको टेस्ट मैच में डाला हुआ है और उसको वहां भी खेलने का मौका नहीं मिल रहा, तो खेलना चाहिए था जहां आपको प्रैक्टिस करा दी थी। तो अब इस वजह से उन्हें शामिल नहीं किया कि हमने अभी तक उनका इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कराया T20 क्रिकेट में। मेरे ख्याल में अगर कोई चीज तो वहाब से पहले चॉइस ये होंगे। वैसे वहाब बहुत बेहतर चॉइस है, बैटिंग भी जिस तरह ये तो आपने एक प्लेयर का बताया नसीम राजपूत साहब कि अगर चेंजिंग हो सकती है तो धानी के हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त कौमी टीम में जो इसका स्क्वाड है, कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आपको लग रहा है कि ये खतरे में है और सबको नजर आ रहा है खतरे में और वो चेंज हो सकते हैं और नए प्लेयर्स जो हैं उनकी जगह आ सकते हैं, और वो नए प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं? देखें, शोएब मकसूद ने भी पिछले 2 मैचों में अच्छी बैटिंग की है। उनमें से एक में वो कप्तान नहीं थे तो उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ गई थी। उनके 2 पास अगर मैं हटा देता हूँ तो बाकी जो 3 मिडिल ऑर्डर बैटिंग देख रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन तीनों में से किसी को भी होना चाहिए अब तक की परफॉर्मेंस पे। देखें, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप 7 दिन आखिरी 6 दिन रह जिस वक्त आप टीम चेंज कर सकते हैं, और 2 दिन का गैप नेशनल T20 टूर्नामेंट में आ गया। अब ये 6 तारीख से शुरू होगा और 2 दिन के बाद आपने टीम को फाइनल कर ही रहना है हर हाल में, तो हर टीम को एक मैच मिलेगा। तो अब प्लान मेरे ख्याल है सिलेक्शन कमेटी का भी बन गया होगा, प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का भी बन गया होगा कि हमने चेंज करना है तो किसको चेंज करना है। और 3 चेंजेस अगर जैसे मैंने आपको बताई कि अगर होती हैं, तो एक तो हमें टॉप ऑर्डर एक ओपनर लेके आना चाहिए जो प्रॉपर T20 फॉर्मेट को, अगर हम 2 नहीं ला रहे हैं तो एटलीस्ट हमें एक जरूर लाना चाहिए उनमें से। शोएब मलिक एक इजाफा हर हाल में बनते हैं, और अगर आपको दूसरे विकेट की जरूरत पड़ रही है तो उस सूरत में सरफराज अहमद को एक्सपीरियंस की सूरत में सामने कोई ऐसा नहीं कि आप कोई जंग में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं कि गोला बारूद ही चाहिए। गोला बारूद आप जहाँ ऊपर जरूरत है वहाँ रख नहीं रहे, वहां पर आप जो है पता चलता है एयर गन लेके बैठ जाते हैं जहाँ गोला बारूद के अंदर दरकार। आप अपनी हिकमत अमली को चेंज करें और जो नीचे की बात करें वो शोएब मलिक को लेकर आए वहां पे, अगर जरूरत रिजवान खेल रहे हैं आपको सेकंड विकेट कीपर सेकंड चॉइस अमली जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ बेहतरी करेंगे तभी हमें रिजल्ट्स भी बेहतर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आप सवेरे पाक गुफ्तगू कर रहे थे और ये कुछ चेंजिंग जिस तरह से उन्होंने बताई है कि होनी चाहिए और वो हों तो
परफॉर्मेंस जो है वो टीम की बेहतर होगी। हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जहनी सेहत के हवाले से, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसके कुछ रवैये जो हैं वो इस तरह के नहीं होते कि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते कि एक पेशेंट जो है वो अब वो जहनी मरीज़ बन चुका है, एक इंसान जो है, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो एक्सेप्टेंस कितनी ज़रूरी है और कितना रखना ख्याल उस इंसान का ज़रूरी है जो कि इस चीज़ में, इस बीमारी में मुब्तला हो। तो हम इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद है। अलैकुम डॉक्टर साहबा, गुड मॉर्निंग। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम अगर बात करें सोसाइटी की, क्यों हमारे रवैये हैं, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते ऐसे पेशेंट को जो कि जहनी मरीज़ बन चुका होता है? अच्छा, इसमें बहुत ज़रूरी है कि जहनी बीमारियों को पहले समझा जाए। और जहनी सेहत बेसिकली क्या होती है कि आप ठीक होने के उस स्टेट को कहते हैं जिसमें इंसान अपने पोटेंशियल का भरपूर अंदाज़ा लगाते हुए माशरे में कोई प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकता है और रोज़ाना के जो चैलेंजेस आते हैं उनका अच्छे तरीके से सामना कर सकता है। और अगर वो इन सब चीज़ों का अच्छे से सामना ना कर सके तो वो जहनी तौर पे बीमार होता है। जहनी बीमारियों के अलामात जो हैं हमारे 3 एरियाज़ में आती हैं, हमारे सोचने समझने की सलाहियत में, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स में और हमारे बिहेवियर में, हमारी परसेप्शंस में। तो इसलिए जब भी किसी का बिहेवियर चेंज होता है, वो पहले जैसा नहीं रहता, वो अकेला रहना शुरू कर देता है या वो कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर देता है जो इस पहले नहीं कर रहा होता, उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है या नाउमीदी की, मायूसी की बातें कर रहा होता है या बेजा खौफ में मुब्तला होता है। तो ये सब जहनी बीमारियों की अलामतें होती हैं। और हमारे यहाँ क्यों इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, वो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हम जहनी बीमारियों को बीमारियां ही तस्लीम नहीं करते, हालांकि जहनी बीमारियां फ़िज़िकल इलनेसेस की तरह रियल इलनेसेस हैं और इनकी भी उसी तरह दिमाग में इन केमिकल्स का उतार चढ़ाव होता है जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं और इनका इलाज भी उतना ही ज़रूरी है जितना फ़िज़िकल बीमारियों का इलाज ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ये है कि हम पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते, अब पता लग गया कि एक शख्स को जहनी बीमारी है, उसको पता लग गया, उसकी फैमिली को पता लग गया, सोसाइटी का बिहेवियर क्या होता है कि जिस वक्त हमें पता लग जाता है कि यार इसको कोई जहनी मसाइल चल रहे हैं और ये डॉक्टर के पास जाता है, सबसे बड़ा ये है कि ये डॉक्टर के पास जा रहा है, इतना बड़ा मसला हो गया, तो उससे कितना फ़र्क पड़ रहा होता है उस मरीज़ को? इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहनी बीमारियां बहुत कॉमन हो चुकी हैं। WHO के मुताबिक हर 4 में से 1 एडल्ट डायग्नोजेबल साइकाट्रिक इश्यूज़ का शिकार है और हर 10 में से 1 बच्चा डायग्नोजेबल साइकाट्रिक इश्यूज़ का शिकार है। ये इतना प्रेवलेंट इशू है। लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है वर्ल्ड वाइडली। डिजीज़ बर्डन में इस टाइम सबसे टॉप पे साइकाट्रिक इश्यूज़ जा रहे हैं। कोविड के बाद से इनमें सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। सो हम में से हर कोई कभी ना, हर 4 में से 1 बंदा है, तो हम में से हर कोई कभी ना कभी किसी जहनी बीमारी का शिकार हो सकता है। असल में अगेन देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट साइकाट्रिक इलनेसेस। समझा जाता है कि जब कोई जहनी बीमार होता है तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, वो अपने आप में नहीं रहता और वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी को कुछ कह सकता है, ऐसी बातें कर सकता है। तो ये जो अलामात हैं ये बहुत कम जहनी बीमारियों में होती हैं। जो नॉर्मल या प्रिवेलेंट साइकाट्रिक इश्यूज़ हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मसाइल हैं जिनमें इस तरह के कोई बिहेवियर्स नहीं होते। सो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग इन जहनी बीमारियों के बारे में बढ़ाई जाए ताकि ये इश्यूज़ अर्ली डायग्नोज हो सके और इनकी अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। डिप्रेशन और एंग्जाइटी 100% ट्रीटेबल इश्यूज़ हैं, बस आपको प्रोफेशनल के पास वक्त पे पहुंचना ज़रूरी है ताकि इनको सोसाइटी का एक इफ़ेक्टिव मेंबर दोबारा से बनाया जा सके। लेकिन सोसाइटी की अगर हम बात करें कि उनका कितना अहम रोल होता है इसके अंदर कि वो एक जो पेशेंट एक बन गया है, जहनी मरीज़ बन गया एक इंसान, उसको दोबारा से ठीक करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये रवैया होता है ये तो पागल हो गया, इसको तो मतलब पागल खाने में लोग इस तरह के लोग इग्नोर भी कर रहे होते हैं और काफ़ी उनको मतलब उनकी आप कह लें कि उनकी इंसल्ट भी कर रहे होते हैं, तो वो और इस चीज़ का शिकार होते हैं। हमारे रवैया कैसे बेहतर? जी, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब कोई जहनी बीमारी का शिकार होता है तो उस बंदे को ब्लेम किया जाता है और इसे करैक्टर की वीकनेस कहा जाता है या अक्सर मज़हब से दूरी की वजह करार दिया जाता है या डिफरेंट हर एक के जहन में जो चीज़ आती है वो ऐसे कहता है। जैसे डिप्रेशन की एक की सिम्टम है कि वो मायूस होता है, उसे कोई राह नज़र नहीं आती, उसे हेल्पलेसनेस होपलेसनेस फील होती है, ज़िंदगी रहने के काबिल नहीं लगती। तो अगर वो ये चीज़ किसी से डिस्कस करता है और उसे आगे से ये कह दिया जाए कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो और मायूसी तो कुफर होती है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर वो ऐसा कर सकता तो वो आपसे ये चीज़ डिस्कस क्यों करता? वो तो इतना हेल्पलेस हो चुका है कि वो आपसे डिस्कस कर रहा है। जब आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको उसकी बीमारी के लिए ही ब्लेम करते हैं तो क्या होता है? वो अपनी बात
डिस्कस करना आपसे छोड़ देता है, वो ट्रीटमेंट में डिलेज आना शुरू हो जाते हैं। और देखा गया है कि अनट्रीटेड डिप्रेशन और एंग्जाइटी 15% लोग खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं और सुसाइड एक प्रेवलेंट इशू बनता जा रहा है। इवन हमारी सोसाइटी में भी अब आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आखिर में जल्दी से बता दीजिएगा, तन्हाई का जो लोग शिकार हो जाते हैं वो वजह क्या है? और इर्द गिर्द रिश्तेदार होते नहीं हैं, घर वाले होते नहीं हैं, फिर तन्हाई का शिकार कैसे हो जाता है? उसमें एक तो ये है कि अगर वो डिप्रेशन में जा चुका है तो वो उसे लगता है कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, वो अकेले रहना पसंद करता है, या डिफरेंट और साइकाट्रिक इश्यूज़ हैं जिसमें वो सेल्फ आइसोलेटेड हो जाता है, सोशली विड्रॉन हो जाता है। एक तो ये है, एक वैसे भी हमारे घरों में आजकल कम्युनिकेशन का वो लेवल नहीं रहा जो पहले होता था। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग अपनी स्क्रीन से ज़्यादा कनेक्टेड हैं एज़ कम्पेयर टू एक दूसरे का रियूनियन नहीं होता। फैमिली कि 4-5 लोग आपस में बैठे हैं लेकिन सब अपने अपने फ़ोन पे हैं, तो जो पहले सपोर्ट या कम्युनिकेशन का लेवल था वो काफ़ी कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से साइकाट्रिक इश्यूज आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर उमा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का बनी बड़ा अहम इशू है, और अगर कोई शख्स ज़हनी मसाइल का शिकार है तो उसको ब्लेम मत कीजिए, उसकी मदद कीजिए। सबसे ज़्यादा बेहतर यह है कि फैमिली जो है वो मिलजुल कर बैठें और इस तरह के जो मामला हैं उनको आगे बढ़ने ही ना दें। बिल्कुल ऐसे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।